अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथफ्लिक्स बाय हाशिम ज़िया। भाई आज की क्लास का आगाज करते हैं। आज की हमारी क्लास एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को, ज्योमेट्री के टॉपिक्स को, ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को फ्रॉम द पास्ट पेपर्स ऑफ नर्स फास्ट आईबीए लम्स एंड डिजिटल सेट। रिमेंबर दिस थिंग, मैंने ज्योमेट्री के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डाले हुए हैं सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर। अच्छा, बहुत से बच्चों को पता नहीं होता सॉलिड ज्योमेट्री क्या होती है। तो बेटा देखो, ज्योमेट्री की 2 टाइप्स होती हैं, एक कहलाती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एनालिटिकल ज्योमेट्री और दूसरी टाइप कहलाती है सॉलिड ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट या एनालिटिकल ज्योमेट्री जो होती है वो स्ट्रेट लाइन वाली होती है, इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स आ जाते हैं। और सॉलिड ज्योमेट्री वो होती है जो फिगर से डीलिंग कर रही होती है। तो मैंने सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर ऑलरेडी 2 लेक्चर्स डाले हुए हैं और आज ये लेक्चर नंबर 3 आ रहा है सॉलिड ज्योमेट्री के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, शेडेड एरिया प्रॉब्लम, जो कि एक बेतहाशा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आपको ये नस्ट के अंदर, फास्ट के अंदर, एनबीएस के अंदर, आईबीए के अंदर इसके क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे, हर पास पेपर में आपको मिलेंगे। कंसेक्यूटिव पेपर्स के अंदर आपको 3-3 4-4 क्वेश्चंस मिल रहे होंगे। तो इस टॉपिक को आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे। तो भाई सबसे पहले तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि शेडेड एरिया होता क्या है, ये कौन से क्वेश्चंस होते हैं। अक्सर आप देखोगे पेपर में लिखा आएगा, कोई ना कोई फिगर बनी हुई आएगी और आपसे एग्जामिनर कहेगा कि भाई बताइए इस फिगर के अंदर जो एरिया शेड हुआ हुआ है ना, यानी एरिया हाईलाइट हुआ हुआ है, उसका एरिया क्या है। अब देखो, अक्सर बच्चे यहाँ पे डिफिकल्टी का शिकार हो जाते हैं, अक्सर बच्चे यहाँ पे प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता। देखो, सिंपल किसी फिगर का अगर आपको एरिया निकालना है वो तो बहुत आसान है, मगर अगर आपसे एग्जामिनर कहता है कि भाई एक लेट सपोज एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में एक और ट्राइंगल आ गया, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। अब एग्जामिनर अगर मुझसे कह रहे हैं ना कि भाई इस हाईलाइटेड ट्राइंगल का एरिया बताओ, तो अक्सर बच्चे परेशानी का शिकार हो जाते हैं। देखो, रिमेंबर दिस थिंग, शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए कि ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, आपको दुनिया में कभी भी शेडेड एरिया की वैल्यू निकालनी है ना, सबसे पहले नंबर के ऊपर हमेशा जो बड़ी फिगर है या फिर जो आउटर मोस्ट फिगर है, जो भी आपके पास आउटर मोस्ट फिगर आ रही है, आपने क्या करना होता है, आपने सिंपल तरीके से उसका पहले एरिया कैलकुलेट कर लेना है। अगर आप आउटर मोस्ट एरिया का या आउटर मोस्ट फिगर का एरिया निकाल लोगे और उसमें से इनर फिगर्स के एरिया को माइनस करवा दोगे, जो भी आपकी इनर फिगर है जो आपको जिसका एरिया रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आप उसको माइनस करवा दोगे तो आपके पास अल्टीमेटली वो एरिया आ जाएगा जो कि शेडेड वन होगा। तो ये इसका बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक सा एक फॉर्मूला होता है। अभी जब मैं आपको डिफरेंट पास्ट पेपर से क्वेश्चंस करवाऊंगा इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको समझ में आएगी कॉन्सेप्ट क्या होता है। बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है। आइए जरा एक क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा तो बेटा अब देखो जरा, हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नस्ट के पास्ट पेपर से लिया गया है, नस्ट के इंजीनियरिंग में भी आया हुआ है क्वेश्चन, नस्ट के बिजनेस स्कूल में भी आया हुआ है, आईबीए में बहुत आया हुआ है, फास्ट यूनिवर्सिटी में बेतहाशा आया हुआ है, लम्स में बहुत आया हुआ है। देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। रिमेंबर दिस थिंग, जितने भी क्वेश्चन बेटा मैं क्लास में कवर करवा रहा होता हूं, इनको करवाने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चंस किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक कर रहे होते हैं। अब देखो पहला क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इफ रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 4 यूनिट। जरा बात को समझते हैं। एग्जामिनर मुझसे कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास इस फिगर के अंदर ये जो शेडेड रीजन है इसका एरिया क्या होगा। अब देखो ये जो मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है ना, ये ग्रीन वाला जो एरिया है, एग्जामिनर कह रहा है ग्रीन वाला जो पार्ट है सिर्फ इसका एरिया हमें जानना है। अब अगर आप सबसे पहले फिगर को देखा करो बेटा, फिगर को अगर मैं देखूं तो देखो फिगर कैसी आ रही है कि एक रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में 2 सर्कल्स आ रहे हैं और इन सर्कल्स के अलावा वाला जो रीजन है हमें बेसिकली उसका एरिया कैलकुलेट करना है। एग्जामिनर ने क्वेश्चन में एक बड़ी मजे की बात करी। एग्जामिनर क्या कहता है कि देखो रेडियस जो है ना दोनों सर्कल्स का किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के। अब हमें मालूम है रेडियस क्या होता है, दुनिया के अंदर किसी भी सर्कल के अंदर सेंटर से लेके कोई किसी भी कोने तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो यानी कि एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है कि दोनों सर्कल का रेडियस किसके बराबर है, 4 यूनिट्स के बराबर। तो इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि इस सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, 4 के बराबर। सिमिलरली इस सर्कल के भी सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, 4 के बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है ना भाई, सिंपल सी बात है। और सिमिलरली इस सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस ये भी 4 के बराबर होगा। सिमिलरली इस सर्कल के इस सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस भी 4 के बराबर होगा। तो भाई अगर एक सर्कल का रेडियस 4 है तो डायमीटर क्या होगा। देखो डायमीटर क्या होता है, किसी को नहीं मालूम तो समझ लेते हैं कि देखो हमारे पास किसी भी सर्कल के अंदर मेरा बेटा अगर रेडियस मुझे 4 यूनिट्स गिवन है, अगर मुझे रेडियस 4 यूनिट्स गिवन है, तो भाई जो पूरी लाइन होती है ना, यानी कि जो पूरा सेंटर से लेके दोनों कोनों को लाइन टच कर रही है, उसको डायमीटर कहते हैं। तो अगर सेंटर से लेके एक साइड का डिस्टेंस 4 है, तो जाहिर सी बात है सेंटर से लेके दूसरी साइड का डिस्टेंस भी क्या होगा, 4 होगा। तो यानी कि 4 + 4 क्या बन गया, ये बन गया 8। डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 8 के बराबर आ गई। या फिर इसका एक फॉर्मूला होता है कि हमारे पास जो डायमीटर होता है वो किसके बराबर होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस के बराबर होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि देखो मुझे इस यहां पे भी डायमीटर मिल गया 8 के बराबर और यहां से भी डायमीटर मिल गया 8 के बराबर। तो इसका मतलब
मतलब हमें यहाँ से एक चीज पता चल गई कि भाई ये जो रेक्टेंगल आ रहा है, इस रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है? इस रेक्टेंगल की लेंथ आ रही है 8 और 8, क्योंकि अगर आप गौर से देखो तो भाई ये कंप्लीट जो लेंथ बन गई मेरे पास, ये क्या बन गई? इस रेक्टेंगल की जो मेरे पास लेंथ थी वो आ गई, किसके बराबर आ गई? 16 के बराबर आ गई। अब अगर मैं इस रेक्टेंगल की हाइट निकालना चाहूं तो बेटा हाइट क्या आ जाएगी रेक्टेंगल की? आइए वो भी कैलकुलेट कर देते हैं। देखो, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस अगर रेडियस होता है, तो भाई अगर मैं इस सेंटर से लेके ऊपर कोने तक का डिस्टेंस लूं तो जाहिर सी बात है ये भी 4 होगा। सिमिलरली इस सेंटर से लेके नीचे तक का डिस्टेंस भी क्या होगा? 4 के बराबर होगा। तो 4 और 4 क्या बन गया? 8 बन गया। यानी कि मेरे पास इस रेक्टेंगल की जो हाइट आ गई वो किसके बराबर आ गई? 8 के बराबर। ये 8 कैसे आया? बहुत सिंपल है कि देखो, आपके पास कभी भी शेडेड एरिया का क्वेश्चन आएगा ना, आपको कोई ना कोई हिंट गिवन होगी, उस हिंट पे पूरा क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखो, इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई सर्कल का रेडियस दे दें, दो सर्कल बना के दीजिए रेक्टेंगल के अंदर। तो अगर मैं गौर से देखूं, मुझे मालूम है सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो सिमिलरली सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस। तो कंप्लीट डायमीटर जो होगा वो बेसिकली जो इस सर्कल का कंप्लीट डायमीटर है वो किसके बराबर है? वो हाइट के भी तो बराबर आ रहा है ना, सही है ना? तो किसके बराबर आ गया? क्या वैल्यू आ गई? 8 आ गई। अब यानी कि आपको कंप्लीट फिगर की बहुत सारी वैल्यूज मिल गई हैं हमें। अब जरा सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो आउटर मोस्ट शेप आ रही है मैं इसका कैलकुलेट एरिया कैलकुलेट कर लेता हूं। तो आउटर मोस्ट शेप देखो यहाँ पे कौन सी है? रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर लेता हूं। तो भाई मुझे मालूम है रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। किसके बराबर होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। देखो, लेंथ मेरे पास 16 आ रही है, ब्रेथ किसके बराबर आ रही है? 8 के बराबर। तो 16 को अगर आप 8 से मल्टीप्लाई करो तो इसका आंसर क्या होता है? देखो, ये बराबर होता है 128 के। मैंने एक बात बहुत बार बताई है कि बेटा देखो, अगर आप नस्ट में अप्लाई कर रहे हो या आईबी में या फास्ट में, यहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा। एलकेट में भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता, डिजिटल सेट में कैलकुलेटर अलाउ होता है, मगर बाकी किसी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं होता। तो बेटा अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो एटलीस्ट 1 से लेके 12 या 20 तक के टेबल्स तो कंपलसरी आपको याद होने चाहिए। और अगर आप फंसते हो तो फिर आप या तो इस तरीके से निकालो, आपकी इतने तेज मैथ्स होनी चाहिए कि जल्दी सॉल्व कर सको कि भाई 8 6 जार क्या, तो भाई 6 8 जार क्या होता है? 6 8 जार 48 का 8 आ गया, 4 का इजाफा हो गया, 8 1 जार 8 और 4 का इजाफा 12 हो गया। या तो फिर आपकी मैथ्स इतनी तेज हो, मगर अगेन टेबल्स अगर याद हो तो अच्छी बात होगी। तो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने आउटर मोस्ट शेप का रेक्टेंगल का हम लोगों ने क्या निकाल लिया? एरिया निकाल लिया। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं इंडिविजुअल पहले इस पहले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल 1, यानी कि सबसे पहले हम लोग अब पहले वाले सर्कल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल 1, तो एरिया ऑफ सर्कल 1 क्या होगा मेरा बेटा? देखो, सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है सिंपल तरीके से पाई आर स्क्वायर के बराबर। हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है कि दोनों सर्कल सिमिलर हैं और दोनों सर्कल का रेडियस क्या है? 4 के बराबर। तो भैया सिंपल तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर की जगह पे आ जाएगा 4। तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 के बराबर। तो आंसर क्या आ गया? यानी कि एक सर्कल का एरिया आ गया 16 पाई के बराबर। हमें चूंकि मालूम है यहाँ पे दो सर्कल थे और दोनों सर्कल कैसे? सिमिलर सर्कल है, क्योंकि देखो आपको दोनों सर्कल्स का जो रेडियस गिवन है 4 यूनिट्स गिवन है। तो दोनों सर्कल कैसे हैं? आपके पास सिंपल तरीके से 4 के रेडियस के बराबर है, दोनों सर्कल सिमिलर है। तो अगर मेरे पास एरिया ऑफ सर्कल 1 16 पाई है तो इसका मतलब एरिया ऑफ सर्कल 2 भी 16 पाई होगा। यानी कि मैं कह सकता हूं एरिया ऑफ बोथ दी सर्कल्स, यानी कि दोनों सर्कल्स का एरिया किसके बराबर होगा? बहुत सिंपल है कि भाई एरिया ऑफ बोथ दी सर्कल्स क्या होगा, क्योंकि दो सर्कल्स हैं तो ट्वाइस आ गया, और एक सर्कल का एरिया चूंकि 16 पाई के बराबर था तो 2 इंटू 16 पाई क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 32 पाई के बराबर। तो देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या काम कर लिया, हमारे पास एक रेक्टेंगल गिवन था, उस रेक्टेंगल में दो सर्कल्स आ रहे थे, और उन सर्कल्स के अलावा वाला जो पार्ट था ना, हमें उसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो भाई मैंने सिंपल सिंपल तरीके से पहले रेक्टेंगल का एरिया निकाल लिया, अब जो इंटरनल फिगर्स आ रही थी, इंटरनल फिगर्स आ रही थी, उनका एरिया कैलकुलेट कर लिया। अब देखो, अगर मुझे शेडेड एरिया की वैल्यू चाहिए तो बेटा शेडेड एरिया कैसे निकाला जाएगा? गौर से देखिएगा। देखो, अगर अब मुझे शेडेड एरिया की वैल्यू चाहिए तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, मेरे पास जो ये बड़ी वाली फिगर कौन सी है, हमें साफ तौर पे दिख रहा है आउटर मोस्ट फिगर कौन सी है? रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल का जो एरिया आया उसमें से मैं इनर फिगर को, जो मुझे रिक्वायर्ड नहीं है, इनर फिगर के एरिया को माइनस करवा दूंगा। देखो, एरिया क्या होता है? जगह होती है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपका एक कमरा है, उस कमरे के अंदर जाहिर सी बात है बड़ा एरिया होगा, बट अगर मैं एक बेड रख दूं वहां पे तो बेड का जो एरिया होगा वो आप क्या करोगे? अगर मैं अब आपसे कहता हूं कि भाई अब मुझे अपने कमरे का एरिया बताओ, तो जाहिर सी बात है चूंकि आपने बेड अपने कमरे में रख दिया होगा तो बेड के एरिया को माइनस करके जो जगह बचेगी वही जगह अब आपके कमरे में होगी ना। सिमिलरली मैं आपके कमरे में डाइनिंग टेबल घुसा दूं, मैं आपके कमरे के अंदर एक कंप्यूटर टेबल घुसा दूं, तो भाई आपके कमरे का एरिया क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर होता है कि देखो, शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स हम करते क्या है, हम सबसे पहले आउटर मोस्ट फिगर का एरिया निकालते हैं, फिर इनर मोस्ट फिगर का, और फिर दोनों को आप में सेपरेट करवा देते हैं। तो इवेंचुअली मेरे पास क्या आ जाता है? मेरे पास आ जाता है शेडेड एरिया की वैल्यू। तो मेरे पास ये क्या आ गई? शेडेड एरिया की वैल्यू आ गई, किसके बराबर आ गई? 128 माइनस का 32 पाई। अब बहुत दफा हो सकता है ये ऑप्शन आपको ऑप्शंस के अंदर मौजूद हो, यानी कि हमारा जो आंसर आया हो सकता है ऑप्शंस के अंदर मौजूद हो, या फिर एग्जामिनर क्या करे? चालाकी कर दे आपसे। चालाकी कैसे
कर दे कि भाई एग्जामिनर आपको बोले कि डेसिमल की फॉर्म में आंसर गिवन है, अब बताओ क्या होगा, तो उसको भी निकाल सकते हो, कोई मसले की बात नहीं है। कि देखो सिंपल तरीके से हमें मालूम है पाई किसके बराबर होता है, बेटा पाई बराबर होता है 3.142 के। तो आप फिर इनको मल्टीप्लाई करवाओगे और फिर सिंप्लीफाई करवा लोगे। कैसे? कि देखो सिंपल तरीके से अगर एग्जामिनर कह रहा है कि डेसिमल की फॉर्म में आपको आंसर चाहिए, तो कैलकुलेटर देखो अलाउ नहीं है, तो विद इन सेकंड्स में कैसे सॉल्व करोगे कि भाई आपको मालूम है पाई किसके बराबर होता है 3.142 के। तो भैया सिंपल तरीके से मुझे क्या करना पड़ेगा, 3.142 से 32 को मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। हमेशा याद रखिएगा कभी भी दो टर्म्स को अगर मल्टीप्लाई करवा रहे हो और दोनों में डेसिमल आ रहा हो या एक में डेसिमल आ रहा हो, तो डेसिमल को मल्टीप्लीकेशन करते हुए इस्तेमाल नहीं करते होते। मल्टीप्लीकेशन करते हुए आप भूल जाओ कि वहां पे डेसिमल है, सिंपल वे में मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6 हो गया। तो ये क्रॉस का क्रॉस आ गया। आगे देखो आगे क्या आ गया, 3 2 जार 6 और फिर 3 4 जार 12 का 2 और 1 कैरी, 3 1 जार 3 और 1 4, 3 3 जार 9 का 9। आगे सिंप्लीफाई कर लो, अब इनको ऐड करवाएंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 4 का 4। 8 के अंदर देखो अगर 6 का इजाफा करोगे तो 6 और 8 किसके बराबर होता है, 14 के। तो 4 का 4 1 कैरी, 2 और 4 और 1 5 हो गया। 6 और 4 10 का 0 और 1 10 के बराबर आ गया। अच्छा, अब ये हमारा आंसर तो आ गया। याद रखिएगा जब कभी आप दो पर्टिकुलर नंबर जो कि डेसिमल वाले हो अगर उनको मल्टीप्लाई करवाते हो, तो स्टार्टिंग के अंदर कभी भी डेसिमल को नहीं देखना होता। जब आंसर आ जाता है आप डेसिमल को लगाएंगे। कैसे लगाएंगे कि देखो ये जो पहली वाली टर्म आ रही है इसमें डेसिमल कितने प्लेसेस पहले था। देखो राइट हैंड साइड से गिनना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3, यानी कि 3 डिजिट से पहले डेसिमल था, तो यानी कि मेरे पास 3 डिजिट से पहले क्या था, डेसिमल था। और सेकंड वाली टर्म के अंदर 32 के अंदर कहीं भी डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब आंसर में देखो, आंसर में मैं क्या करूंगा, अगेन राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस के बाद क्या लगा दूंगा, डेसिमल लगा दूंगा। तो इसका मतलब क्या हुआ था, अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, हमें चूंकि शेडेड एरिया का एक आंसर क्या आ रहा है, 128 माइनस 32 पाई। हमने चूंकि 32 पाई को अब डेसिमल में कैलकुलेट कर चुके हैं, तो अब इसको आप में सेपरेट करवा देते हैं। तो भैया देखो हमारे पास क्या वैल्यू आई, 32 को जब हमने 3.142 से मल्टीप्लाई करवाया, यानी कि पाई से मल्टीप्लाई करवाया, तो आंसर आ गया 100.54। और मेरे पास पहले से क्या मौजूद था, रेक्टेंगल का एरिया, रेडफॉल 128। तो अब इनको सब्ट्रैक्ट कैसे करवाते हैं, देखो सब्ट्रैक्ट करवाना बहुत ही आसान होता है। सिंपल वे में लिखोगे कि देखो 128 सिंपल है, तो 128 ऊपर आ गया, बड़ा नंबर है, और नीचे क्या आ गया, 100.54। अब देखो कैसे इनको सब्ट्रैक्ट करवाएंगे कि देखो हमारे पास पॉइंट 128 के बाद चूंकि डेसिमल कोने में होगा, तो इसके बाद कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब क्या, 0 0 है। तो अब मैं 8 से एक कैरी लूंगा तो यहाँ पे 7 आ गया, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10। और फिर एक और कैरी लूंगा तो यहाँ पे 10 बन गया। 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा। 9 में से अगर आप 5 को माइनस करोगे तो क्या बचेगा बेटा, 4 बचेगा। डेसिमल का डेसिमल एज इट इज। और 7 का 7 आ गया, 2 का 2 आ गया, 1 का 1 कैंसिल आउट हो गया। तो आंसर क्या आ गया, यानी कि इस क्वेश्चन का एक आंसर क्या आ रहा होगा, 227.46 के बराबर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, 27.46 के बराबर। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड। तो भाई इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या था, देखो आपको एक बड़ी फिगर गिवन थी, उसके अंदर दो सर्कल्स गिवन थे। आपसे एग्जामिनर ने ये वाला पर्टिकुलरली एरिया पूछा हुआ था, तो मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात है। देखो बेसिक कॉन्सेप्ट शेडेड एरिया प्रॉब्लम्स का या अनशेडेड एरिया प्रॉब्लम्स का क्या होता है कि आप सिंपल तरीके से जो आउटर मोस्ट फिगर है उसका एरिया अलग निकालो, जो इनर मोस्ट फिगर है उसका एरिया अलग निकालो, दोनों को आप में सेपरेट करवाओगे, आंसर आ जाएगा। देखो इस क्वेश्चन का एक आंसर हमारे पास ये आ रहा था जो बड़ा सिंपल सा था। तो बहुत दफा सिंपल ये भी आईबी में आया हुआ है, नस में आया हुआ है, और बहुत दफा एग्जामिनर कहता है कि नहीं भाई डेसिमल में करके बताओ, डेसिमल में आंसर क्या होगा। तो डेसिमल प्लेस कैलकुलेशन मैंने आपको बहुत डिटेल में बता दी। देखो मैं इतनी डिटेल में क्यों बताता हूँ कि मेरा बेटा, मुझे पता है कि मेरे पास एक अच्छा बच्चा भी पढ़ने वाला बैठा हुआ होगा और एक एवरेज बच्चा भी। तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं दोनों को एक ही लेवल के ऊपर कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ, सही है ना भाई। इतनी डिटेल में आपको कोई बंदा नहीं पढ़ाएगा, कोई कोचिंग वाला भी नहीं पढ़ा रहा होगा, सही है ना भाई। तो आपने खुद भी लेक्चर लेना है, अपने दोस्तों से भी शेयर करना है, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा आ रहा है। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नस्ट के अंदर, आईबीए के अंदर, डिजिटल सेट के अंदर बहुत आया हुआ है, लम्स कैलकुलेट के अंदर बहुत आया है। क्या कह रहा है एग्जामिनर, एग्जामिनर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अगेन देखो एक बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। अब की बारी में क्या कर रहा है एग्जामिनर, चालाकी कर रहा है कि एक स्क्वायर दे दिया और उस स्क्वायर के अंदर सर्कल इंक्लोज्ड है। एग्जामिनर आपसे फरमाता है कि भाई इसका एरिया बताओ, एरिया क्या होगा। देखो एरिया निकालना है इसका बहुत ही आसान है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन कैसे, कि देखो सबसे पहले नंबर के ऊपर आप देखो एग्जामिनर ने दिया हुआ क्या है। आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ यहाँ पे जो भाई स्क्वायर के अंदर जो सर्कल आ रहा है ना, उसका रेडियस दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। हमें मालूम है भाई सर्कल क्या का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, है ना भाई। सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। तो हमें रेडियस की वैल्यू क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या होगा, 3 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, मेरे पास कंप्लीट सर्कल का डायमीटर क्या होगा, 6 सेंटीमीटर के बराबर, जो कि किसके बराबर है, जो कि स्क्वायर की
एक साइड की वैल्यू के भी बराबर होगा। ऑब्वियसली सी बात है कि भाई अगर एक तरफ का रेडियस 3 है तो इस तरफ का रेडियस भी 3 होगा, तो यानी कि मेरे पास कंप्लीट डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 6 के बराबर आ गई। और ये दर हकीकत बेसिकली स्क्वायर का जो मेरे पास एक साइड की वैल्यू है इस कंप्लीट साइड की, वो भी मेरे पास 6 के बराबर आ गई। सिमिलरली ऑल्दो स्क्वायर है, स्क्वायर में तमाम साइड्स बराबर होती हैं, अगर ये 6 है तो ऑब्वियसली ये भी 6 होगा। बट अगर आप वेरीफाई करना चाहो तो उसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो कि देखो अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक का, आप सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रखो, ये 3 होगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस भी क्या होगा, 3 के बराबर, तो ये भी किसके बराबर होगा, 6 के बराबर ही होगा। तो अब देखो एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है, एग्जामिनर कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बताओ। तो देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आउटर मोस्ट फिगर का एरिया निकालेंगे। सबसे पहले नंबर के ऊपर हम लोग क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा क्या कर लेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लोगे। देखो एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ अ स्क्वायर किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ अ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड्स के स्क्वायर के, यानी कि साइड इंटू साइड कह लो या साइड का स्क्वायर कह लो। तो अब देखो अगर मेरे पास एक साइड की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो भैया मेरे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 36 सेंटीमीटर। 6 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 36 के, तो क्या आ गया, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, सही है ना। एरिया ऑफ अ स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब मैं क्या कर लूंगा, अब मैं सिंपल तरीके से जो अंदर वाला जो सर्कल है ना, ये वाला जो सर्कल है, अब हम इसका एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। तो भाई एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, भाई ये होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो पाई का पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9। तो बेटा ये क्या बन गया, 9 पाई के बराबर एरिया ऑफ अ सर्कल की वैल्यू आ गई। तो भाई सिंपल तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू क्या आ गई, 9 पाई के बराबर आ गई। अब देखो हमें कैलकुलेट क्या करना है, दर हकीकत हमें बेसिकली निकालना था शेडेड एरिया की वैल्यू। हमें क्या निकालनी थी, हमें निकालनी थी शेडेड एरिया की वैल्यू। तो शेडेड एरिया कैसे निकालेंगे, देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। जो भी आउटर मोस्ट फिगर आ रही है उसका एरिया क्या था, मेरे पास एरिया ऑफ अ स्क्वायर 36 था। तो 36 में से अगर मैं एरिया ऑफ अ सर्कल को, देखो ये वाली चीज हमें नहीं चाहिए ना, तो इसका कंप्लीट एरिया अगर मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास ये बाहर का सारा एरिया आ जाएगा। तो भाई सिंपल तरीके से क्या हो जाएगा, 36 माइनस का एरिया ऑफ अ सर्कल से माइनस करवा रहे हैं, तो भाई इंटू 9 पाई का 9 पाई। तो ये मेरे पास इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया शेडेड एरिया किया। अगेन बहुत दफा बेटा मैं बता चुका हूं, हो सकता है ऑप्शंस के अंदर आपको ये आंसर मौजूद ना हो। अगर ये ऑप्शंस के अंदर आंसर मौजूद नहीं होगा तो इसको फिर आप नॉर्मल वे में सॉल्व करोगे, यानी कि डेसिमल में आपको निकालना पड़ेगी वैल्यू विदाउट यूजिंग द कैलकुलेटर। कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है कि देखो पाई का मतलब क्या होता है, बात ऊपर ही मैंने बताई है, पाई कहते हैं बेटा 3.142 को। तो इसका आंसर डेसिमल में क्या होगा कि अगर 9 को मैं 3.142 से मल्टीप्लाई करवाऊं, कैसे देखो मल्टीप्लीकेशन कैसे करवाई जाती है, 3.142 बड़ी वैल्यू ऊपर रखी मैंने, 9 को नीचे रख दिया। 9 2 18 का 8, 1 कैरी, 4 9 36 और 36 का 1 37। तो सिंपल तरीके से क्या हो गया, 3 का 3, 9 1 9, 10 11 और 12 का 2 और 1 कैरी, 3 9 27 और 1 28। अब देखो हमारे पास जो डेसिमल आ रहा था वो कितनी प्लेसेस पहले आ रहा है, 3 प्लेसेस पहले आ रहा है, सही है ना। तो आंसर के अंदर भी राइट हैंड साइड से 3 प्लेसेस पहले क्या लगा दोगे, आप डेसिमल लगा दोगे। तो यानी कि 9 पाई किसके बराबर होता है, 28.278 के। तो यानी कि मुझे क्या करवाना है, 36 में से 28.278 को या 27 को माइनस करवाना है। तो कैसे माइनस करवाते हैं, माइनस करवाने का तरीका भी देख लो। ये देखो ऊपर सिंपल 36 होगा, नीचे क्या है 28.27। भाई अगर कोई सिंपल नंबर होता है ना, अगर उसके साथ डेसिमल ही लगा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, उसका एक्सट्रीम जो लास्ट नंबर होगा एक्सट्रीम राइट हैंड साइड के ऊपर, उसके बाद डेसिमल मौजूद है, और कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या, 0.00 है। तो अब मुझे अगर इनको सिंप्लीफाई करवाना है तो कैसे करवाऊंगा, देखो 0 से 7 तो नहीं कट सकता है, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 5 आ गया यहाँ पे 9 आ गया और यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 में से 7 जाएंगे तो क्या बचेगा, 3 बचेगा। 9 में से 2 निकालोगे तो बेटा क्या बचेगा, 7 बचेगा। 5 में से 8 निकालोगे, पॉसिबल नहीं है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कैरी दोगे तो क्या बन गया, 15। 15 में से अगर 8 निकालोगे तो 7 बचेगा, और 2 में से 2 जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो यानी कि इस क्वेश्चन का एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का एक आंसर आपके पास क्या आ रहा होगा, 7.73 के बराबर। क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। देखो ये वाली जो चीज है ना, मैं इसलिए जानबूझ के आपको पढ़ा रहा हूँ कि भाई अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, जैसे नस्ट में, फास्ट में, आईवीएम में, तो भाई ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ऑल्दो बहुत दफा डायरेक्टली सिंपल ये भी ऑप्शन में अगर आंसर गिवन हो तो ये आपका आंसर होगा, सही है ना। बट बहुत दफा ये नहीं देता एग्जामिनर, क्योंकि देखो हर साल कंपटीशन में इजाफा हो रहा है, तो एग्जामिनर की कोशिश क्या होती है, हर साल पेपर थोड़ा सा पिछले साल के मुकाबले में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया जाए, कॉन्सेप्चुअल दिया जाए, ताकि वही बच्चा खाली कर सके जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली पढ़कर आया हुआ है। तो ये बेसिक चीजें आपको एटलीस्ट मालूम होनी चाहिए, यहाँ पे आपके नंबर नहीं कट होने चाहिए, सही है ना भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर सकते हैं जल्दी से। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे कहता है कि भाई फाइंड द पैरामीटर ऑफ अ ट्राइंगल OAB इफ B इज द मिड पॉइंट of the side OC if AC is 4 units and AD is 6 unit।
अब देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। देखो क्वेश्चन को समझने के लिए ना पहले आपको एक लफ्ज समझना पड़ेगा जो कि लफ्ज है पैरामीटर। कि लफ्ज पैरामीटर होता क्या है, आपको निकालना क्या है। देखो पैरामीटर के मायने होते हैं दुनिया में कोई भी जो क्लोज शेप्ड फिगर होती है ना, क्लोज फिगर कह लो या क्लोज शेप्ड फिगर कह लो, यानी कि ऐसी शेप जो पूरी कंप्लीटली बंद हो, तो उस शेप के अंदर पैरामीटर कहा जाता है तमाम साइड्स के सम को। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने अगर रेक्टेंगल बनाऊं तो बेटा रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होगा, यानी कि इस वाली साइड का, इस वाली साइड का, इस वाली साइड की लेंथ, इस वाली साइड की लेंथ, तमाम साइड्स की जो डिस्टेंसेस हैं, लेंथ्स हैं, तमाम साइड की जो वैल्यूज हैं, उनका जो सम होता है ना, पैरामीटर होता है। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल बनाऊं तो ट्राइंगल का पैरामीटर का मतलब क्या है कि भाई ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन तमाम साइड्स की जो लेंथ का सम होगा पैरामीटर होगा। सिमिलरली आपके पास कोई रोम्बस आ जाए, कोई पैरेललोग्राम आ जाए, तो भाई आपके पास सिंपल पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम, कोई स्क्वायर हो कुछ भी हो। तो भाई पैरामीटर किसे कहते हैं, तमाम साइड्स के सम को। सही है ना। सर्कल का भी पैरामीटर होता है, सर्कल के पैरामीटर को सरकमफेरेंस ही कहते हैं, क्योंकि सर्कल में साइड तो कोई होती नहीं है ना, ऑब्वियसली सी बात है। अच्छा, तो कहने का मकसद क्या है कि भाई पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम। अब जरा बात को गौर से समझिएगा कि बेटा देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर तुम्हें एक शेप बना के दे दी कि यार एक रेक्टेंगल आ रहा है, उस रेक्टेंगल में ट्राइंगल आ रहा है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हें ट्राइंगल ओ ए बी का क्या निकालना है, ट्राइंगल ओ ए बी का पैरामीटर निकालना है। अब खुद देखो ट्राइंगल ओ ए बी कौन सा है, ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। तो ट्राइंगल ओ ए बी कौन सा वाला है बेटा, ट्राइंगल ओ ए बी ये वाला है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं ना, ये ट्राइंगल कौन सा है, ट्राइंगल ओ ए बी आ रहा है। यानी कि हमें इसका पैरामीटर निकालना है। व्हाट वी नीड टू फाइंड हियर बेटा, वी नीड टू फाइंड द पैरामीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। एग्जामिनर ने बड़ी मजे की बात करी। एग्जामिनर क्या कह रहा है आगे, बी क्या है, बी मिड पॉइंट है ओ से लेके सी तक का। सही है। एग्जामिनर कहते हैं कि भाई ये वाला जो पॉइंट है ना, मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि बाइसेक्टिंग पॉइंट, यानी कि एक ऐसा पॉइंट जो इस पूरी साइड के एग्जैक्टली बीच का पॉइंट आ रहा है। आगे कहता है अगर ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट्स के बराबर है, तो इसका मतलब ए से लेके सी तक का डिस्टेंस, बहुत दफा यहाँ पे डिस्टेंस गिवन नहीं होगा, फुल बनाओगे कि ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस गिवन है 4 यूनिट्स गिवन है। और आगे कह रहा है और ए से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो 6 यूनिट्स गिवन है। यानी कि आपके पास अगर ए से लेके डी तक का डिस्टेंस 6 है, तो ऑब्वियसली सी बात है बेटा हमारे पास ओ से लेके सी तक का डिस्टेंस भी कितना होगा, 6 यूनिट्स के बराबर होगा ना। क्योंकि देखो ये साइड, अगर ये रेक्टेंगल आ रहा है जैसे, तो ये साइड और ये साइड ऑब्वियसली बराबर होगी। हमें मालूम है कि अगर ऊपर का 6 यूनिट है तो नीचे का भी 6 यूनिट होगा। तो आगे एग्जामिनर ने क्या कहा था, जरा गौर से अब याद करो कि बी क्या है, बी मिड पॉइंट है। बी क्या है, इस पूरी जो हमारे पास लेंथ आ रही है, इस पूरी साइड का मिड पॉइंट है। तो जाहिर सी बात है अगर पूरी साइड का डिस्टेंस 6 है, तो भैया इधर कितना होगा, इधर 3 होगा, इधर भी 3 होगा। नॉर्मल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है ना। अगर ये मेरे पास कंप्लीट साइड का डिस्टेंस 6 है, तो भाई बी से इस तरफ भी 3 होगा, बी से इस तरफ भी 3 होगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है कि भाई, उसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई बी मिड पॉइंट के ऊपर है, तो जाहिर सी बात है 6 का हाफ इधर होगा, बाकी 6 का हाफ इस साइड पे होगा। अब जरा सॉल्व करते हैं। देखो हमें बेसिकली निकालना क्या है, अब जरा बात समझो। हमें जो ग्रीन वाला ट्राइंगल है इसका पैरामीटर निकालना है। इसका मतलब क्या है कि भाई मुझे इस वाली साइड की इसकी वैल्यू भी चाहिए, मुझे इस साइड का डिस्टेंस भी चाहिए, और मुझे इस साइड का डिस्टेंस भी चाहिए। इत्तेफाक से देखो हमारे पास इस साइड का डिस्टेंस तो मौजूद है 3 यूनिट्स के बराबर, बट ना तो मेरे पास ये वाली साइड का यूनिट है और ना ही मेरे पास ये वाली साइड का यूनिट है। अब कैसे निकालें इसे, देखो कि अगर मुझे इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है तो जाहिर सी बात है इस साइड और इस साइड की वैल्यू चाहिए। एक साइड की वैल्यू तो मेरे पास मौजूद है, इन दो साइड्स की वैल्यूज को फाइंड करना है। अब कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप गौर से इस ट्राइंगल को देखो तो बेटा ये ट्राइंगल तो कोई राइट एंगल ट्राइंगल भी फॉर्म नहीं हो रहा, ये तो अजीब सा कोई इस तरह का ट्राइंगल आ रहा है, इस तरह का ट्राइंगल। तो इसकी वैल्यू निकालना निस्बतन मुश्किल है। मगर मैं यहाँ पे एक काम कर सकता हूँ कि यार अगर मैं फिगर को देखूँ ना, तो मुझे एक चीज बड़ी मजे की समझ में आ रही है कि भाई देखो यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो ट्राइंगल एक फॉर्म हो रहा है, इधर भी तो एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना। तो अगर मैं इस ट्राइंगल को सिंप्लीफाई करके ये वाली साइड की वैल्यू को फाइंड कर लूं, तो बेसिकली ये साइड दोनों के दरमियान लाई कर रही है, दोनों की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि देखो अगर मैं इस ट्राइंगल को देखूं, ये जो आपके पास एक अलग से ट्राइंगल बना हुआ है, इसको मैं अगर यहाँ पे अलग से ड्रॉ करके आपको दिखाऊं कि भाई मेरे पास जो यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल है जिसके साथ ये वाली साइड मैच भी हो रही है इसकी, तो भाई मैं इस ट्राइंगल की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। क्योंकि देखो इस ट्राइंगल के अंदर नीचे का डिस्टेंस क्या आ रहा है, नीचे बेस यहाँ पे 3 है और परपेंडिकुलर 4 गिवन है। सर आपको कैसे पता चला परपेंडिकुलर 4 है, क्योंकि देखो बेटा कभी भी जो थीटा होता है ना, थीटा के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच जाती है वो बेस होती है। तो मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं सिंपल तरीके से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दूंगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के बराबर। तो बेटा एच
स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एच स्क्वायर का मतलब हाइपोटेन्यूज। सन परपेंडिकुलर क्या है? 4 का स्क्वायर हो जाएगा और बी यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 के बराबर। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 के बराबर। 16 प्लस का 9 क्या बन गया? 25 बन गया। तो हमारे पास एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 के बराबर आ गई। एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 25 के। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5 के बराबर। यानी कि देखो मुझे ये वाली साइड की वैल्यू मिल गई किसके बराबर? 5 के। तो जरा गौर से देखो, हमारे पास जो ये साइड है, ये कौन सी साइड है भाई? ये वाली साइड ही थी ना हमारे पास। तो हमें इस साइड की वैल्यू क्या मिल गई? 5 के बराबर आ गई। यानी कि इस साइड के लेंथ क्या आ गई? 5 के बराबर आ गई। अब हमें इस वाले साइड की वैल्यू चाहिए, क्योंकि पैरामीटर निकालने के लिए आपको ट्रायंगल की तमाम साइड्स की वैल्यू चाहिए होती है ना। तो देखो मैंने इस ग्रीन वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड भी फाइंड कर ली है, ये वाली साइड भी फाइंड कर ली है। अब ये वाली साइड कैसे निकालेंगे? अगेन बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है भाई। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ पे भी एक ट्रायंगल ही फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस रिलेशन अप्लाई करेंगे। कैसे? कि देखो ये भी तो एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है, और कैसा ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है? राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। तो भाई मुझे मालूम है कि इस साइड के ऊपर एक डिस्टेंस ये गिवन है और एक हमारे पास डिस्टेंस, जो डिस्टेंस 4 यहाँ पर आ रहा है, जाहिर सी बात है 4 यहाँ पे भी लेंथ होगी मेरा बेटा। तो सिंपल तरीके से सॉल्व कर लेंगे इसको। देखो क्या बन रहा है, ये ट्राइंगल मेरे पास कुछ इस तरीके की शेप फॉर्म कर रहा है। जरा गौर से देखिएगा, इस तरीके की बिल्कुल शेप फॉर्म कर रहा है। तो देखो हमारे पास एक क्या मौजूद है? ऊपर 6 मौजूद है, यहाँ पे 4 मौजूद है। तो भैया सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते? आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। भाई कैसे सॉल्व कर सकते हो, जरा मुझे भी तो बताओ। कि देखो हमारे पास सिंपल तरीके से थीटा यहाँ पे अगर गिवन है, थीटा के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। और यहाँ पे बेस है, तो ये मेरी क्या होगी? हाइपोटेन्यूज होगा। सिंपल तरीके से बेटा फॉर्मूला किसके बराबर होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो भैया एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? परपेंडिकुलर का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर 36। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 36। 16 प्लस का 36 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सिंपल तरीके से 52 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? 52 के बराबर। इसका मतलब क्या हुआ? एच की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? अंडर रूट 52 के बराबर। तो यानी कि हमारे पास इस साइड के डिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई? रूट 52। इस साइड के डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर आ गई? रूट 52 के बराबर। यानी कि मेरा प्यारा बेटा हमारे पास इस वाले साइड की वैल्यू भी क्या आ गई? रूट 52 के बराबर। इस साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई? रूट 52 के बराबर। तो अब देखो आपको ओरिजिनली फाइंड क्या करना था? आपको बेसिकली इस ट्राइंगल का पैरामीटर चाहिए था। हमें इस ट्राइंगल का क्या चाहिए था? पैरामीटर। तो बेटा पैरामीटर क्या होता है? पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स के सम को। तो हमने इंडिविजुअली तमाम साइड्स का सम निकाल लिया। तो बेटा पैरामीटर अगर मुझे चाहिए, अगर मुझे क्या चाहिए भाई? पैरामीटर चाहिए। तो मेरे पास एक साइड की वैल्यू क्या है? 3 के बराबर। दूसरी साइड की वैल्यू क्या आई थी? 5 के बराबर। तीसरी साइड की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट 52 के बराबर। तो पैरामीटर का एक आंसर ये आ गया। अगले पास क्वेश्चन का एक आंसर तो ये आ गया। सर हमारे पास क्वेश्चन का क्या आ गया? एक आंसर तो ये आ गया। इसको थोड़ा सिंपलीफाई करवा लो। ऑब्वियसली 5 प्लस 3 क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा 8 प्लस का अंडर रूट 52। एक आंसर तो हमारे पास क्वेश्चन का ये आ गया। अगर आप चाहो तो इसको फर्दर सिंपलीफाई भी करवा सकते हो, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन बहुत आया हुआ है। ये जो पैरामीटर वाला कॉन्सेप्ट है बेटा, पेपर में बहुत पूछा जा चुका है। प्लस हमारे पास इसको बहुत दफा इसी क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने ही पूछा हुआ था। यानी कि आपको ऑप्शंस के अंदर ये आंसर नहीं गिवन था, वहां पे डेसिमल का आंसर गिवन था। तो कैसे सॉल्व करोगे? बहुत सिंपल है। देखो बेटा, आपके पास कभी भी लेट सपोज जैसे रूट 52 आ रहा है। देखो रूट 52 को अगर मैं डेसिमल में सॉल्व करना चाहता हूं, डेसिमल में इसकी वैल्यू निकालना चाहता हूं, तो कैसे निकालोगे? इसकी शॉर्टकट होती है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। विद इन सेकंड्स के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कैसे? कि देखो आपके पास जो भी अंडर रूट आ रहा है ना, जिसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, उससे पहले का परफेक्ट रूट सोचो। कि देखो मुझे मालूम है अंडर रूट 52 से पहले का परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होता है? परफेक्ट स्क्वायर रूट वो होता है रूट 49। क्या होता है? रूट 49 है ना भाई। रूट 52 से जस्ट पहले का परफेक्ट रूट कौन सा होता है? रूट 49। तो आपने क्या करना है? रूट 49 की वैल्यू क्या होती है? ऑब्वियसली 7 होती है। 7 का स्क्वायर इज 49, तो 7 आ गया। अब आगे लगा दो डेसिमल। अब आपने इस डेसिमल के बाद क्या काम करना है? इस परफेक्ट रूट, ये जो परफेक्ट रूट है और ये जो इम्परफेक्ट रूट है, इन दोनों के आपस में डिफरेंस ले लेना है। यानी कि 52 माइनस का 49 क्या हो जाएगा? 52 में से अगर 49 को माइनस करोगे, जाहिर सी बात है क्या आएगा? 3 आ जाएगा। यानी कि इसका मतलब आंसर आ गया कि भाई रूट 52 का आंसर क्या होता है? 7.3। तो आपका क्या बन जाएगा फाइनल आंसर? ये हो जाएगा 8 प्लस का 7.3। तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 15.3। यानी कि इस ट्राइंगल का जो पैरामीटर आ रहा है वो किसके बराबर आ रहा है? 15.3 के बराबर। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हो सकता है कोई बच्चा बोले सर ये शॉर्टकट तो बड़े मजे की है, दोबारा बताएं। आइए दोबारा बता देता हूं। लेट सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 10। आपको अंडर रूट 10 का क्या निकालना है? मैं आपसे कहता हूं बेटा आपको रूट 10 का निकालना है। सिंपल तरीके से इसकी डेसिमल में वैल्यू बताओ क्या होगी, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। देखो कभी भी आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू आ रही हो ना, इम्परफेक्ट रूट आ रहा हो, उससे पहले का परफेक्ट रूट सोचो। मुझे मालूम है भाई परफेक्ट रूट क्या होगा? इससे पहले का 9 होगा करीब
तरीन, करीब तरीन क्या होगा, 9 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। दीज आर ऑल्सो दी परफेक्ट रूट्स, है ना भाई। तो रूट 10 से पहले का परफेक्ट रूट कौन सा है, रूट 9 होता है। तो रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 3 के बराबर। डेसिमल का डेसिमल लगा दो। अब इस परफेक्ट रूट और इम्परफेक्ट रूट के दरमियान का डिफरेंस लो, तो 10 में से 9 निकालूंगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि रूट 10 की वैल्यू क्या होगी, 3.1 के बराबर होगी। इसके ऊपर आप किसी भी तरह का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेट सपोज मैं आपसे कहता हूं कि भाई मेरे पास क्वेश्चन आ जाए अंडर रूट 70 आ जाए, मैं आपसे कहता हूं रूट 70 की वैल्यू बताओ क्या होगी। तो भाई आपको मालूम है रूट 70 से पहले परफेक्ट रूट कौन सा होता है। अब तमाम लोग बोलोगे सर 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो जाहिर सी बात है रूट 64 इज दी परफेक्ट रूट हियर। तो भाई मैं क्या करूंगा, मुझे मालूम है रूट 64 की वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट रूट का आंसर क्या होता है, ये होता है 8 के बराबर। तो डेसिमल का डेसिमल लगाया। अब डेसिमल के बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 70 में 64 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 10 में से 4 जाएंगे तो 6 बचेगा, तो आंसर क्या हो गया, 8.6 के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्टकट होता है। अच्छा, एक तरीका और भी होता है रूट के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, रूट के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने का। बेटा वो क्या होता है, वो ये होता है कि भाई लेट सपोज अगर रूट 52 लिखा हुआ है तो आप इसको फैक्टर्स के अंदर ब्रेक करके कुछ वैल्यूज को रूट से बाहर भेज देते हो। कैसा होता है कि भाई देखो लेट सपोज रूट 52 की वैल्यू क्या होती है, भाई रूट 52 बराबर होता है 13 फोर। 13 फोर क्या होता है, रूट 52। अब 4 कैसा नंबर है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक परफेक्ट नंबर है, तो उस रूट से बाहर चला जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रूट 52 का एक और आंसर क्या हो जाएगा, 2 रूट 13। तो ऐसे भी क्वेश्चन अक्सर आंसर में आ जाएगा। लेट सपोज आंसर आपको गिवन होगा 8 प्लस का 2 रूट 13। तो ये आंसर भी करेक्ट आंसर है कि भाई इस क्वेश्चन का एक आंसर ये भी हो सकता है कि भाई रूट 52 को उसने ऐसे करके सिंपलीफाई करवा दिया। बात एक ही है, कान में यहां से पकड़ूं, कान में यहां से पकड़ूं, कान पकड़ना आना चाहिए आपको। तो भाई बात ये समझ में आती है, सबको बात पल्ले पड़ गई, कोई मसले की बात किसी बच्चे को यहाँ पे। तो भाई जल्दी से बताओ आसान है कि नहीं आसान। आप लोग बोलोगे सर आसान है, अरे भाई आसान नहीं है, आसान बनाया गया है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। आप किसी भी एकेडमी के अंदर भी जाओगे ना, तो भाई एकेडमी वाले इतने डिटेल में नहीं पढ़ाते, 70,000 रुपए 60,000 रुपए 50,000 रुपए ले लेंगे, इतने डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। तो भाई मेरे चैनल के ऊपर आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिलेगी आईबी की प्रिपरेशन के लिए, फास्ट के लिए, एनटीएस के लिए, नस्ट के लिए, नेट के लिए, लम्स के लिए, यूईटी के लिए, कॉमसेट्स के लिए, एनईटी के लिए। आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, जस्ट सिंपल तरीके से आपने प्लेलिस्ट को फॉलो अप करना है, आप आराम से बेटा अपने टेस्ट के अंदर पोजीशन हासिल कर सकते हो। सही है ना भैया, कोई मुश्किल चीज नहीं है इनमें। दीज ऑल दी क्वेश्चंस आर, दीज ऑल दी पेपर्स आर वेरी इजी। आपने सिंपल तरीके से कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। किसी एकेडमी में भी जाओगे बेटा इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं देंगे। एकेडमी वाले करते क्या बेटा, एक बड़ा अरसा मैंने एकेडमी में पढ़ाया, वहां पे इंस्ट्रक्शंस होती है कि भाई 1 घंटे की क्लास है, क्योंकि हर टीचर को वहां पे घंटे के हिसाब से पैसे मिल रहे होते हैं। वो कहते क्या है कि भाई 1 घंटे की क्लास है तो आप 4 क्वेश्चन करवाओ, बाकी 50 क्वेश्चन होमवर्क के तौर पर दे दो, बच्चे से सॉल्व हो या ना हो वो उसकी जिम्मेदारी है। तो कहने का मकसद ये कि भाई जितनी डिटेल के अंदर आपको यहाँ पे लेक्चर्स मिल रहे कहीं और नहीं मिलेंगे। आप 40,000 रुपए 50,000 रुपए खर्च करके भी बेकार ही बैठे हुए होगे। तो भाई इन लेक्चर्स को अगर आप डिटेल में ले रहे हो, तरीके से ले रहे हो, तो यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस पर्टिकुलर ट्रिक्स, यू जस्ट नीड टू फॉलो दिस कॉन्सेप्ट्स और आप गुड टू गो। बेटा कुछ और करने की नीड नहीं है, सिर्फ लेक्चर में आने वाले क्वेश्चंस को पहले तरीके से सॉल्व कर लो और आप आराम से इंशाल्लाह ताला टेस्ट क्लियर कर सकते हो। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर जल्दी से। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन एनटीएस के पेपर्स के अंदर भी बहुत मिलेगा, आईबी के पास पेपर्स में भी बहुत मिलेगा, नस्ट के अंदर भी बेतहाशा ये क्वेश्चन आया हुआ है, फास्ट साइड पे भी आया हुआ है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर। अब अगर आप शेप को देखो ना, शेप बड़े मजे की आपको गिवन है। अगर आप इस शेप को देखो तो बेटा शेप बेतहाशा मजे की गिवन है। इस शेप के अंदर एक बड़ा सा स्क्वायर गिवन है और देखो उसके अंदर ही एक छोटा सा स्क्वायर गिवन है, मगर थोड़ा सा टिल्ड करके दिया हुआ है। कैसे करके दिया हुआ है, टिल्ड करके दिया हुआ है। अच्छा, इस शेप को अगर आप और से देखो तो इस शेप के अंदर हमें एक चीज और गिवन है, हमें इस स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू गिवन है। हमें मालूम है कि भाई कोई भी जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर के अंदर तमाम साइड्स की जो लेंथ होती है वो हमेशा आपस में बराबर होती है। इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। तो भाई अगर यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी ए होगा, यानी कि यहाँ पे भी इस साइड की लेंथ भी ए होगी, इस साइड की लेंथ भी ए होगी। एक बात तो पता चल गई। अच्छा, देखो कुछ चीजें क्वेश्चन में कभी नहीं बताई जाती, रिमेंबर दिस थिंग। द वेरी इंपॉर्टेंट की टू सक्सेस इन द ज्योमेट्री क्वेश्चंस ना, वो ये होता है कि आप जितनी बेहतरीन तरीके से फिगर को देखोगे, जितनी बेहतरीन तरीके से फिगर को समझोगे, यू कैन इजीली एक्सेल द क्वेश्चन। अब देखो आप क्वेश्चन को अगर देखोगे तो क्वेश्चन देखने पे एक बात मुझे समझ में आ रही है कि भाई ये जो अंदर वाला स्क्वायर है ना, इसकी अगर आप ये साइड देखो, ये वाली साइड देखो, ये साइड देखो और ये साइड देखो, ये साइड बेसिकली बाइसेक्ट कर रही है। इसका जो वर्टेक्स है इनर स्क्वायर का, इनर स्क्वायर का वर्टेक्स, वर्टेक्स के मायने क्या होते हैं, कोना। यानी कि देखो इनर स्क्वायर का जो वर्टेक्स है ये बेसिकली दूसरे स्क्वायर को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब एग्जैक्टली हाफ में कट कर रहा है। अगर आप गौर से देखो इस शेप को तो देखो क्वेश्चन में नहीं बताया जाएगा, क्वेश्चन में कहीं भी नहीं लिखा हुआ था। जब नस्ट में आया था ना, स्कूल में आया था, आईबी में आया था, एनटीएस में आया था, फास्ट में आया था, कहीं लिखा हुआ नहीं था ये, मगर
ये क्वेश्चन पढ़ के आपको पिक होगा कि अगर आप इसको फिगर को देखोगे तो देखो ये जो इनर स्क्वायर है, ये इनर स्क्वायर बेसिकली बाइसेक्ट कर रहा है। किसे बाइसेक्ट कर रहा है? आउटर स्क्वायर की साइड्स को। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि भाई जो मेरे पास इस कंप्लीट साइड का डिस्टेंस ए है, तो इसका मतलब है कि भाई यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगा? ए का हाफ। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी ए का हाफ होगा। लेट अस एज्यूम कि भाई अगर डिस्टेंस मेरा ए आ रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस क्या होगा? ए बाई टू के बराबर, और ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा? ए बाई टू के बराबर। नॉर्मल सी बात है ना कि भाई अगर देखो एक कंप्लीट साइड का डिस्टेंस ए है, तो भाई अगर ये जो पर्टिकुलर इनर स्क्वायर का वर्टेक्स है, ये साइड को एग्जैक्टली हाफ में कट कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? इस कंप्लीट साइड का हाफ। तो क्या बन जाएगा? ए डिवाइडेड बाय टू बन जाएगा। सिमिलरली इस साइड का डिस्टेंस कितना बन जाएगा? ए डिवाइडेड बाय टू बन जाएगा। सेम गोस फॉर हेयर कि भाई देखो ये जो साइड है, ये साइड बेसिकली क्या कर रही है? ये जो वर्टेक्स को वर्टेक्स पे कट रही है, यानी कि जो इनर जो स्क्वायर आ रहा है, उसका वर्टेक्स ये आउटर स्क्वायर के साइड को एग्जैक्टली हाफ में कट कर रहा है। तो अगर आउटर स्क्वायर का कंप्लीट साइड की लेंथ जो है वो ए के बराबर है, तो यहां से लेके यहां तक की कितनी होगी? इसका हाफ ए डिवाइडेड बाय टू के बराबर होगी। सेम गोस फॉर हेयर, यहाँ पे भी ए डिवाइडेड बाय टू होगा। सेम गोस फॉर हेयर, यहाँ पे भी ए डिवाइडेड बाय टू होगा, और सेम गोस फॉर हेयर, यहाँ पे भी ए डिवाइडेड बाय टू होगा। देखो ये पेपर में क्वेश्चंस बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ टाइम्स आया हुआ है। एक दफा ये डायरेक्टली वेरिएबल के ऊपर आया था, एक दफा यहाँ पे वैल्यू भी गिवन थी। वैल्यू पे भी सॉल्व कर लेंगे। पहले सिंपल हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया वेरिएबल के ऊपर। अच्छा, अब देखो मेरे पास जो है ना डिस्टेंसेस आ गए हैं बड़े मजे मजे के। तो भाई देखो अगर मैं आपसे कहता हूं कि अब मुझे एरिया निकालना है पहले तो लार्जर स्क्वायर का, तो पहले तो लार्जर स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। आउटर मोस्ट स्क्वायर का उसको फारिग कर देते हैं। तो भाई देखो अगर मैं कहता हूं एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर क्या होगा? बड़ा वाला स्क्वायर जिसका एरिया तो बहुत ही आसान है। तो भाई एरिया ऑफ अ लार्जर स्क्वायर क्या होगा? मुझे पता है स्क्वायर का एरिया क्या होता है। स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर। क्या होता है भैया? साइड का स्क्वायर। तो अगर लार्जर स्क्वायर के अंदर, अगर लार्जर स्क्वायर की साइड ए के बराबर है, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा ए स्क्वायर के बराबर। यानी कि लार्जर स्क्वायर का एरिया किसके बराबर आ गया? ए स्क्वायर के बराबर। देखो हमें निकालना क्या है? वी नीड टू फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर टू द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर। तो हमने पहले लार्जर स्क्वायर का एरिया निकाल लिया। अब वर्किंग करते हैं स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकालने के लिए। अब जरा गौर से देखो, अगर अब मैं एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर को निकालना चाहता हूं, एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, अगेन देखो स्मॉलर स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला भी क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है स्क्वायर के अंदर। क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। मगर अगर आप गौर से देखो तो ये जो इनर स्क्वायर बना हुआ है, ये थोड़ा टिल्टेड है। कैसा है? टिल्ट है। तो अभी हमारे पास साइड की डायरेक्टली लेंथ मौजूद नहीं है। हमारे पास किसी भी साइड की लेंथ अभी मौजूद नहीं है। तो सर कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है कि भाई अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे गौर से देखो, भाई मेरे पास साइड्स की, मुझे इन साइड्स की लेंथ चाहिए, तो डायरेक्टली तो भी निकाल नहीं सकता ना मैं। हाँ, मुझे साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को सॉल्व कर लूं, तो जाहिर सी बात है भैया, अगर मैं इस साइड की वैल्यू को निकाल लूं, तो ये साइड की वैल्यू की साइड की जो लेंथ होगी बेसिकली स्क्वायर की साइड की लेंथ भी होगी। जो जाहिर सी बात है, अगर एक साइड की लेंथ आ जाएगी तो चारों साइड्स की लेंथ आ जाएगी, क्योंकि स्क्वायर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की चारों साइड एक दूसरे के बराबर होती हैं, तभी तो वो स्क्वायर होता है ना भैया जी? तो अगर मैं छोटे से ट्राइंगल को सॉल्व कर लूं, अगर मैं छोटे से ट्राइंगल को सॉल्व कर लूं, तो अगर आप गौर से देखो तो मेरे प्यारे शागिर्दों, भैया स्टूडेंट्स क्या बन रहा है? देखो यहाँ पे नीचे वाला डिस्टेंस मेरे पास a बाई टू है, ये वाला डिस्टेंस भी a बाई टू है। हमें मालूम है भाई थीटा के सामने वाली साइड कहलाती है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने वाली साइड कहलाती है हाइपोटेन्यूज, और जो साइड बच जाती है उसको बेस कहते हैं। तो भैया सिंपल तरीके से पाइथागोरस साहब ने मरने से पहले एक थ्योरम दिया था। वो थ्योरम क्या कहलाता है? पाइथागोरस थ्योरम कहलाता है। क्या होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। वैसे चलो एक और एमसीक्यूज कवर करवा देता हूं। बेसिक ज्योमेट्री का एमसीक्यूज है, ट्रिगोनोमेट्री का। एक दफा अक्सर पेपर में क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, नस में, फास्ट में, आईबी में बहुत दफा क्वेश्चन आया हुआ है कि भाई बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या होती है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, राइट एंगल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस। ये बेसिक तरीन प्रॉपर्टी है राइट एंगल ट्राइंगल की कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन द सम ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। या इसको आप ऐसे कह लो कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, या फिर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर जो होता है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर के सम के। ये एक बहुत दफा ये क्वेश्चन थ्योरेटिकल एमसीक्यूज के तौर पे आया हुआ है। खैर वापस आते हैं, भाई क्या आ जाएगा एच स्क्वायर की वैल्यू? एच स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो ये बन गया ए डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर। आगे क्या हो गया? बेस, बेस भी a डिवाइडेड बाय टू है, तो a डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर। फर्दर सिंप्लीफाई अगर मैं इसे कर दूं तो भैया क्या बन जाएगा? ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर
टू का स्क्वायर 4 हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, टू का स्क्वायर 4 हो गया। तो भैया एच स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। तो हमारे पास सिंपल तरीके से एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, एच की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू एच इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2। तो यानी कि मेरे पास इस वाली साइड की क्या वैल्यू आ गई बेटा, ये आ गई हमारे पास a डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 के बराबर। सिंपल तरीके से आपने परपेंडिकुलर में परपेंडिकुलर की वैल्यू डाली, बेस में बेस की वैल्यू डाली, सिंपलीफिकेशन करोगे तो आपके पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a डिवाइडेड बाय रूट 2 के। तो भैया देखो इससे हमें क्या मिल गया, हमें इस साइड की वैल्यू पता चल गई किसके बराबर है, a बाय रूट 2 के। यानी कि मेरे पास एक साइड की वैल्यू आ गई, एक साइड लेंथ आ गई स्क्वायर की। तो हमें मालूम है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि भाई तमाम साइड बराबर होती हैं। तो अगर इस साइड की वैल्यू a बाय रूट 2 है तो इसकी भी वैल्यू क्या होगी, a बाय रूट 2 होगी। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या होगी, a बाय रूट 2 होगी। सिमिलरली इसकी भी वैल्यू क्या होगी, a बाय रूट 2 होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अब एरिया ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो एरिया ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर क्या आ जाएगा, भाई सिंपल तरीके से साइड का स्क्वायर होता है ना, तो एरिया ऑफ अ स्मॉल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बन गया। तो भाई देखो मेरे पास साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, a बाय अंडर रूट 2 के। तो a बाय अंडर रूट 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। तो भाई अगर मुझे एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर अब निकालना है, अगर मुझे एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू अगर a बाय रूट 2 आएगी तो a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर बन गया। तो क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। क्या बन जाएगा, a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 के बराबर। तो भैया एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर भी हमारे पास आ गया। क्या आ गया बेटा, एरिया ऑफ अ स्मॉलर स्क्वायर भी आ गया। जब ये काम कर लिया, अब देखो आपको निकालना क्या था क्वेश्चन में ओरिजिनली, हमें क्वेश्चन में ओरिजिनली क्या फाइंड करना था, रेशियो ऑफ स्मॉलर स्क्वायर टू द लार्जर स्क्वायर। रेशो के मायने कहते हैं, मैथ्स में रेशो कहा जाता है डिवीजन को। रेशो किसे कहा जाता है, मैथ्स के अंदर डिवाइड करने को, यानी कि दो टर्म्स के डिवाइड करने को रेशो कहते हैं। अब एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, स्मॉलर स्क्वायर का एरिया का रेशो निकालो लार्जर स्क्वायर पे। तो स्मॉलर स्क्वायर, देखो भैया स्मॉलर स्क्वायर का मेरे पास जो एरिया आया वो आया ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और लार्जर स्क्वायर का एरिया क्या था, ए स्क्वायर के बराबर। तो रेशियो ऑफ स्मॉलर स्क्वायर टू लार्जर स्क्वायर क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बाय 2 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा के लिख दें थोड़ा सा। देखो मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स आपसे कहता है कभी भी मैथ्स में एक से ज्यादा टर्म्स अगर डिवाइड हो रही हो तो सबसे नीचे वाली टर्म ऊपर जाके पलटी खा के लिखी जाती है, रेसिप्रोकेशन कहलाती है। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, इट विल बिकम 1 डिवाइडेड बाय 2। तो हमारे पास रेशियो की वैल्यू किसके बराबर आ गई, हमारे पास रेशियो फ्रॉम अ स्मॉलर स्क्वायर टू द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर का क्या रेशियो आ गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 के। आसान भाषा में आप इसको ऐसे करके भी लिख सकते हो, यानी कि द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर टू द एरिया ऑफ लार्जर स्क्वायर इज इक्वल टू 1:2। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इसकी तो वैल्यूज तक आपको याद होनी चाहिए कि भाई अगर सिंपल आपको वेरिएबल बेस्ड डेटा गिवन है इस तरीके से सॉल्व हो रहा होगा, सही है ना भैया। सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ये इसका जनरल फॉर्मूला भी होता है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर, इस तरह की फिगर गिवन हो टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द लार्जर स्क्वायर, उसका रेशियो हमेशा क्या होगा, 1:2 के बराबर होगा। क्वेश्चन क्या हो गया, हमारा सॉल्व हो गया। अगर लेट सपोज आपको एग्जामिनर कोई साइड की पर्टिकुलर वैल्यू भी दे देता है ना, तब भी आपके पास रेशियो यही आएगा। कैसे कि देखो हमारे पास अगर एग्जामिनर ने यहाँ पे a की वैल्यू कोई लेट सपोज 4 दे देता, तो जाहिर सी बात है अंदर क्या बन जाता, इधर इधर और इधर 2 2 आ जाता। फिर भी जब आप सॉल्व करते हैं ना तो आखिर में ऑब्वियसली a वाली टर्म्स आपस में कैंसिल आउट हो जाती। तो अगेन आपके पास जो रेशियो आता है 1:2 ही आएगा। आप सॉल्व करके खुद से चेक कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ गिफ्ट के तौर पे दे रहा हूँ। देखो मैं होमवर्क होमवर्क नहीं देता अपने शागिर्दों को, मेरा बड़ा मशहूर काम है कि मैं गिफ्ट देता हूँ। तो लेट सपोज आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा खुद से, और कोशिश करिएगा जहां ये जो क्वेश्चन बनाया था ना मैंने, इस क्वेश्चन में a की जगह पे आप 4 रखिएगा। तो जाहिर सी बात है जब आप साइड को मिड से ब्रेक करोगे तो ऑब्वियसली इधर भी 2 आएगा, इधर भी 2 आएगा, और फिर जब सिंप्लीफाई कर रहे होगे तो 2/√2 आपके पास साइड की वैल्यूज आ जाएंगी। तो मगर कहने का मकसद क्या है कि एट द एंड ऑफ द डे वो 2 और 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो रेशियो आपके पास 1:2 ही आएगा फिर भी। तो ये यूनिवर्सल फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला होता है। कभी भी अगर आपके पास इस तरह की फिगर गिवन हो ना, कभी भी हमारे पास अगर एक स्क्वायर हो और उस स्क्वायर में इस तरीके से एक और इनर स्क्वायर मौजूद हो, इसका रेशियो हमेशा क्या होगा, स्मॉलर स्क्वायर से इनर स्क्वायर का 1:2 के बराबर होगा। बताओ भाई यहाँ तक की बात पल्ले पड़ती है, कोई मसले की बात किसी स्टूडेंट को। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द लर्न्स फास्ट आईबीए नस्ट एनबीएस पास पेपर्स। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आपको पेपर में बेतहाशा मिल रहे होंगे। देखते हैं एग्जामिनर क्या कह रहा है।
एग्जामिनर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन इफ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल इज 16 स्क्वायर यूनिट्स एंड द रेडियस ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल इज 5 यूनिट्स। अब पहले क्वेश्चन को गौर से समझो, क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है कि भाई स्मॉलर सर्कल का एरिया गिवन है 16 स्क्वायर यूनिट्स और लार्जर सर्कल का आपको रेडियस गिवन है 5 यूनिट्स। दोनों में बहुत डिफरेंस आपको है। यानी कि देखो स्मॉलर सर्कल का एरिया गिवन है, लार्जर सर्कल का आपको गिवन है रेडियस। अब एग्जामिनर ने मांगा हुआ क्या है, जरा इसको भी देख लेते हैं। एग्जामिनर कह रहे हैं कि भाई तुम्हारे पास एक बड़ा सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, और इसमें जितना ये रीजन मार्क किया हुआ है ना, इसको फाइंड करना है। बहुत दफा आपको ये इस तरीके से नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये इस तरीके से मार्क करके दे दिया जाएगा और आपसे एग्जामिनर बोलेगा इसको फाइंड करके बताओ। पेपर में बहुत दफा क्वेश्चन ऐसे भी आया हुआ है। अब कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को? अगर सिंपल हमारे पास ये डायग्राम आ रही है तो एग्जामिनर ने दो बातें बताई हुई हैं कि भाई जो स्मॉलेस्ट सर्कल है ना, इस सर्कल का कंप्लीट एरिया, जो स्मॉलेस्ट सर्कल है इस पूरे सर्कल का कंप्लीट एरिया कितना है, 16 स्क्वायर यूनिट्स है। यानी कि हमें एरिया ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल गिवन है, एरिया ऑफ दी हमें स्मॉलेस्ट सर्कल गिवन है 16 स्क्वायर यूनिट्स के बराबर। और एक और चीज जो यहाँ पे बड़ी कमाल की हमें गिवन है, वो हमें रेडियस ऑफ द लार्जर सर्कल गिवन है। अब देखो रेडियस क्या होगा, यानी कि लेट्स सपोज दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। बाय द वे कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कौन से होते हैं? ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सिमिलर हो, रेडियस डिफरेंट हो। क्वेश्चन देख के, दोनों सर्कल देख के साफ पता चल रहा है कि भाई दोनों सर्कल्स कैसे हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं। अच्छा तो देखो बेटा, हमारे पास सिंपल तरीके से रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, और हमें लार्जर वाले सर्कल का रेडियस गिवन है 5 यूनिट्स के बराबर। अब इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। देखो इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा बात समझते हैं एक एग्जांपल से। हमारे पास मैथ्स में एक कॉन्सेप्ट होता है, कभी भी अगर मैं एक सर्कल को ड्रॉ करूं और सर्कल के सेंटर से एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं, एक लाइन यहां पे ड्रॉ कर दूं, इस छोटे से पार्ट को क्या कहा जाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। क्योंकि इसकी बैक साइड पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि भाई अगर कभी भी आप सर्कल के सेंटर से दो आर्क्स क्रिएट करो, अगर कभी भी आप सर्कल के सेंटर से क्या क्रिएट करो, दो आर्क्स क्रिएट करो, तो जाहिर सी बात है सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है, यहां पे भी सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। और इस वाले डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, दो आर्क्स के दरमियान की लेंथ है, तो आर्क लेंथ करवाती है स्मॉल एस। तो ये जो हमारे पास पार्ट आता है ना, इस पार्ट का मैथ्स के अंदर नाम क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। सही है ना, इसका मैथ्स में नाम क्या होता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। हम जो बड़ा मशहूर एक फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, एस इज इक्वल टू आर थीटा वाला, वो सेक्टर ऑफ अ सर्कल के ऊपर से ड्राइव होके आ रहा होता है कि भाई यहाँ पे होता क्या है कि थीटा इज बेसिकली एन एंगल दैट इज सबटेंडेड ऑन दैट आर्क। यानी कि थीटा क्या है, वो एंगल है जो सेंटर ऑफ द सर्कल के ऊपर आपको मिल रहा होता है। आर क्या होता है, हमारा रेडियस होता है, क्योंकि हमारा सर्कल क्या है, सेंटर से लेकर कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। और एस बेसिकली इन दोनों आर्क्स के दरमियान की लेंथ होती है। तो भाई इसको क्या कहा जाता है, सेक्टर ऑफ अ सर्कल। और इफ यू नो, एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू आर एस के बराबर। या फिर अगर आप एस की वैल्यू को कन्वर्ट करवा दो, एस किसके बराबर है, आर थीटा के, तो एक और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हाफ का हाफ आर। अगर मैं एस के अंदर एस के ओरिजिनल फॉर्मूले को डाल दूं तो क्या बन जाएगा, एस की जगह पे आर थीटा आ गया। तो एक और फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आर स्क्वायर थीटा। जरा बात को समझते हैं। तो भाई यहाँ पे मैंने आपको क्या बता दिया कि एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ अ सर्कल हमारे पास क्या होता है। अब आप सोच रहे होंगे सर ये चीज आपने हमें क्यों बताई, तो आइए जरा क्वेश्चन देखते हैं। भाई क्वेश्चन के अंदर देखो हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन को। ओके, अब अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल तरीके से लाइन ड्रॉ करूं सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक, और फिर यहां से लेके यहां तक की भी एक लाइन ड्रॉ कर दूं, तो मुझे भी साफ तौर पे दिख रहा है कि भाई यहाँ पे मेरे पास सर्कल का सेक्टर ही तो मिल रहा है, और मुझे जो चीज फाइंड करनी है वो दर हकीकत क्या है, वो दर हकीकत मेरे पास सर्कल का सेक्टर हो रहा है ना भैया, आउटर एरिया और इनर एरिया के ऊपर। अब जरा गौर से बात समझिएगा। अच्छा एक चीज तो कंफर्म है कि भाई दोनों सर्कल का चूंकि सेंटर सिमिलर है, तो जाहिर सी बात है कॉन्सेंट्रिक सर्कल भी आ रहे हैं। अब अगर मैं इसको जरा मार्क करके आपको शो करूं कि भाई देखो, मेरे पास सिंपल तरीके से जो इनर सर्कल है उसका सेक्टर ये येलो वाला है, और जो आउटर सर्कल है उसके अंदर दोनों इन्वॉल्व होते हैं। नॉर्मल सी बात है ना, अगर आप गौर से फिगर को देखो तो भाई ये जो बड़ा वाला सर्कल है उसका सेक्टर क्या होगा, भाई उसके सेक्टर के अंदर ये पूरा पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, और जो इनर सर्कल होगा उसके अंदर सिर्फ ये वाला पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है। नॉर्मल सी बात है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, भाई अगर मुझे सिर्फ इस एरिया की वैल्यू चाहिए तो मैं बहुत आसान सा एक काम करूंगा। भाई पहले मैं ये आउटर सर्कल का सेक्टर निकाल लूंगा, कंप्लीट एरिया, सही है ना, फिर मैं इनर सर्कल का सेक्टर खाली निकालूंगा। इनर सर्कल का सेक्टर का मतलब क्या है, सिर्फ मैं फिर ये येलो वाला पार्ट कैलकुलेट कर लूंगा और दोनों को आपस में सबट्रैक्ट करवा दूंगा, तो मेरे पास बेसिकली इस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। सिंपल इज दैट। ये क्वेश्चन मगर बिलियन डॉलर्स का है, बिलियन डॉलर्स का। तो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं देखूं तो भाई मुझे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल
सर्कल क्या गिवन है, 16 यूनिट्स के बराबर गिवन है। अब हमें ये बात मालूम है कि भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है सिंपल तरीके से पाई आर स्क्वायर के। तो अगर मैं दोनों को आपस में कंपेयर करवा दूं, भाई एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर के बराबर, और स्मॉलर सर्कल का एरिया क्या गिवन है, 16 यूनिट्स गिवन है। तो भाई देखो यहाँ पे मेरे पास पाई क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, वहां पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये आ जाएगी 16 डिवाइडेड बाय पाई के बराबर। हमें यहां से स्मॉलर सर्कल का रेडियस पहले निकालना है। तो बेटा रेडियस किसके बराबर आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा हमारे पास, जब स्क्वायर को रिमूव करेंगे तो ऊपर भी अंडर रूट लिया जाएगा, नीचे भी अंडर रूट आ जाएगा पाई के ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई के बराबर। तो मेरे पास रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल क्या आ गया, ये आ गया 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई। सिंपल सा काम कर लिया। अब डायरेक्टली हम स्मॉलेस्ट सर्कल का सेक्टर का एरिया भी निकाल लेते हैं। यानी कि देखो अभी हम लोगों ने काम क्या करा, सबसे पहले जो मुझे एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल का वैल्यू गिवन थी, वहां से मैंने रेडियस निकाल लिया। इस रेडियस से फायदा क्या होगा कि ये स्मॉलेस्ट सर्कल का जो सेक्टर है ना, हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें ये बात मालूम है कि एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, भाई एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा, सही है ना भैया। तो एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ स्मॉलेस्ट सर्कल को पहले कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला होगा, भाई फॉर्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। अब हमारे जहनों में आ रहा होगा सर ये थीटा क्या होता है, बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, थीटा हमेशा हमारा क्या होता है, रेडियंस के अंदर होता है। तो यहाँ पे थीटा क्या होगा, देखो अगेन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बताया हुआ, क्वेश्चन में खाली आपको रीजन दे दिया, आपने सिंपल रीजन के ऊपर लाइन ड्रॉ करी, या बहुत दफा लाइन बना के दे दी जाती है। तो आप देखो यहाँ पे आपको एंगल क्या मिल रहा होगा, भाई मुझे साफ तौर पे दिख रहा है यहाँ पे, मुझे अगर इस ये रीजन मुझे फाइंड करना है कंप्लीट, तो यहाँ पे मुझे एंगल क्या मिल रहा होगा, भाई 90 डिग्री का मिल रहा होगा ना, परपेंडिकुलर साफ तौर पे दिख रहा है। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एंगल क्या मिल रहा है, पाई बाय 2। 90 डिग्री को रेडियंस में क्या कहते हैं, पाई बाय 2। बहुत नॉर्मल सी बात है कि भाई 90 डिग्री को रेडियंस के अंदर क्या कहते हैं, पाई बाय 2। कैसे निकालते हो, सिंपल तरीके से पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करवाओ, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 0 से 0 कट गया, तो क्या बन गया, पाई बाय 2 बन गया। तो अब सिंपल इसको यहाँ पे प्लॉट कर दो, तो भाई ये क्या बन गया, ये हो गया हाफ का हाफ एज इट इज। देखो आर की वैल्यू क्या है स्मॉलेस्ट सर्कल के, ये बराबर है 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट पाई के। या अगर आप चाहो तो भाई डायरेक्टली आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दो ना, हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 16 डिवाइडेड बाय पाई। तो भैया मैं आर स्क्वायर के अंदर सिंपल आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दूंगा। अब देखो एंगल वैल्यू किसके बराबर है, एंगल बराबर है पाई बाय 2 के। देखो मैंने आर स्क्वायर के अंदर डायरेक्टली आर स्क्वायर की वैल्यू डाल दी, ना कि आप पहले आर की वैल्यू डालो फिर उसका स्क्वायर लो, बात एक ही है। तो पाई से पाई क्या हो गया, कैंसिल आउट, और देखो 2 2 जार बन जाएगा 4, तो देखो 2 8 जार इज 16 एंड 2 4 जार इज 8। तो सिंपल तरीके से हमारे पास स्मॉलर एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल क्या आ जाएगा, भाई ये आ जाएगा सिंपल तरीके से 4 के बराबर। यानी कि एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल का सेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, भाई ये आ जाएगा 4 के बराबर। इसको आपने अपने पास मार्क करके लिख लेना है। अब हम लोगों ने काम क्या करना है, अब हम लोगों ने बड़े वाले सर्कल का सेक्टर कैलकुलेट करना है। तो बेटा देखो बड़े वाले सर्कल का सेक्टर क्या होगा, ये पूरी की पूरी टर्म बड़े वाले सर्कल का सेक्टर होगी, है ना भैया। तो अब हम इसका एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे, और फिर इस छोटे वाले सर्कल के सेक्टर को माइनस करवा देंगे, तो इवेंचुअली मेरे पास शेडेड रीजन आ जाएगा। तो याद रखिएगा शेडेड रीजन के क्वेश्चन अक्सर बच्चों को जो बहुत मुश्किल लगते हैं ना, होते बहुत ही मजे के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है, सही है ना भाई। तो अब हम लोगों ने क्या कर लेना है, जल्दी से एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ बिगर सर्कल निकाल लेना है। यानी कि जो बड़ा वाला सर्कल है ना, उसका एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेना है। भाई मैं आपको इतनी तरीके से इसलिए करवा रहा हूं भाई, ताकि सारे बच्चों को बात समझ में आए। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप एप्टीट्यूड में बैठे होगे तो आपको इतनी फनकारी करके करने की नीड नहीं है, यू विल बी डूइंग इट वेरी फास्टली, सही है ना। तो एरिया ऑफ द सेक्टर बिगर सर्कल कैसे निकालेंगे, देखो मुझे लार्जर सर्कल का रेडियस वैसे ही गिवन है, तो लार्जर सर्कल का रेडियस आ रहा है 5 यूनिट्स। तो भाई मुझे मालूम है एरिया ऑफ द सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा के बराबर। अगेन देखो यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, अगेन मेरा यहाँ पे भी थीटा क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तो थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 2, और आर की जगह पे क्या आ जाएगा, सिंपल 5, तो 5 का स्क्वायर हो गया। थीटा की वैल्यू किसके बराबर है, पाई बाय 2 के। सिंपलीफाई कर देते हैं, तो बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, पाई का पाई एज इट इज, और 2 2 जर क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो हमारे पास जो लार्जेस्ट सर्कल आ रहा है ना, जो लार्जेस्ट सर्कल आ रहा है, उसका सेक्टर क्या आ गया, उसका सेक्टर का एरिया आ गया 25 पाई बाय 4, दी सेक्टर ऑफ दी बिगर सर्कल की। यानी कि जो बड़े वाले सर्कल का सेक्टर था ना, उसका एरिया हमने निकाल लिया, और छोटे वाले सेक्टर का एरिया हमने पहले निकाला हुआ था। तो भाई देखो अब सिंपल तरीके से शेडेड रीजन आ जाएगा। तो भाई हमने अभी तक क्या काम करा, मैं जल्दी से क्विकली एक्सप्लेन कर देता हूँ, किसी बच्चे को और कुछ मसला हुआ हो। देखो हमसे एग्जामिनर ने कहा था कि भाई तुम्हें
यहां से लेके यहां तक का ये जो शेडेड वाला पार्ट है ना, हमें बेसिकली इसकी वैल्यू को क्या करना था, फाइंड करना था। अब देखो हमने इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई मैंने सिंपल तरीके से बेसिक सा काम किया। हमने सबसे पहले ये जो अंदर वाला छोटा सर्कल था, इसका सेक्टर ऑफ द एरिया कैलकुलेट कर लिया, यानी कि इसके सेक्टर का एरिया कैलकुलेट कर लिया। और फिर जो बड़ा सर्कल था, उसका एक कंप्लीट सेक्टर था, तो उसका एरिया कैलकुलेट कर लिया। तो अब हमारे पास देखो बड़े वाले सर्कल के भी सेक्टर का एरिया आया हुआ है, छोटे वाले सर्कल के भी सेक्टर का एरिया आया हुआ है। तो अगर मैं बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दूंगा तो इवेंचुअली ग्रीन वाला पार्ट मेरे पास आ जाएगा आंसर के तौर पे। तो भैया मेरे पास सिंपल तरीके से शेडेड रीजन की वैल्यू सिंपल फे में आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी सर। तो बेटा क्या आ जाएगी शेडेड रीजन की वैल्यू? भाई शेडेड रीजन की हमारे पास वैल्यू आ रही होगी सिंपल तरीके से, बड़े वाले सर्कल के सेक्टर का एरिया क्या था, ये था 25 पाई डिवाइडेड बाय 4, माइनस करवा दोगे स्मॉलर सर्कल के सेक्टर के एरिया से जो कि 4 के बराबर था। तो बेटा बहुत दफा एक क्वेश्चन एज इट इज आया हुआ है, यही इसका आंसर होगा। अगर एग्जामिनर ऑप्शंस के अंदर आपको ये आंसर नहीं दे रहा तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करवा लो। कैसे करवाओगे भाई? 25 पाई का 25 पाई, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, 4 के नीचे कुछ भी नहीं है तो क्या है, 1 है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, नीचे वाली टर्म्स को नीचे मल्टीप्लाई करवा दोगे, ये टर्म अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगी, 25 बाई बन गया। ये 4 4 दर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे भाई? 25 पाई माइनस का 16 डिवाइडेड बाय 4, हो सकता है ये ऑप्शन में गिवन, हो सकता है ना गिवन हो, एग्जामिनर कह रहे हैं फर्दर सिंप्लीफाई करो। और फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करोगे? तो पहले 25 को पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है, 3.142 को 25 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करवाते हो तो क्या बन जाएगा, 5 2 जा 10 का 0 1 कैरी, 5 4 जा 20 और 1 21 का 1 2, 5 2 जा 10 और 2, तो सिंपल तरीके से 12 का 12 2 और 1 बन गया। 5 3 जा 15 और 1 16 हो जाएगा, क्रॉस का क्रॉस, 2 2 जा 4 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड 3 2 जा 6, तो 0 का 0 आ गया, 4 और 1 5, 8 और 2 10 का 0 और 1, 6 और 3 9 और 6 और सॉरी 6 और 3 9 ना ऑब्वियसली, और 6 और 1 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो भैया लास्ट के अंदर डेसिमल लगाओगे। देखो डेसिमल मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल होती है, स्टार्टिंग में डेसिमल को देखना भी नहीं होता। जब आपने सिंपल तरीके से आंसर निकाल लिया, अब डेसिमल लगाओगे तो देखो जो नंबर्स आपने मल्टीप्लाई करवाए थे उनमें किस किस नंबर में डेसिमल है, पहले वाले नंबर में सिर्फ डेसिमल आ रहा है। और कितने डिजिट से पहले डेसिमल आ रहा है, 3 डिजिट से पहले आ रहा है। तो आंसर में भी देखो हम 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे राइट हैंड साइड से, 3 डिजिट से पहले क्या लगा दिया, डेसिमल लगा दिया, सही है ना भैया? तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया, यानी कि 79.050 आ गया 25 पाई की वैल्यू। अब आप इसको अगर सब्ट्रैक्ट करवाना चाह रहे हो तो भाई क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास सिंपल तरीके से 79.05, 25 पाई का मतलब क्या है, ये आ गया मेरे पास 79.05। इसमें से 16 को माइनस करना है और नीचे 4 है डिवीजन में। तो भैया सिंपल तरीके से सॉल्व कर लो। अब इसको कैसे आपस में सब्ट्रैक्ट करवाओगे, अगेन देखो सब्ट्रैक्शन जो होती है ना डेसिमल प्लेस नंबर्स की, बहुत इजी होती है। तो भाई आपने डेसिमल से पहले देखो 16 के बाद कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब डेसिमल क्या होगा, 16 के बाद होगा। ऑब्वियसली सी बात है, जो अगर कभी भी किसी नंबर पे डेसिमल लगा हुआ नहीं होता, इसका मतलब होता है उसके एक्सट्रीम राइट पे जो नंबर है उसके बाद में डेसिमल होगा। तो भाई आपने जब नंबर्स को लिखना है ना, बहुत तरीके से लिखना है। देखो 16 के बाद यहाँ डेसिमल और कुछ भी नहीं, तो 0 0 मैंने खुद से लगा दिया। अब 5 में से 0 जाएंगे 5 ही बचेगा, 0 में से 0 गया 0 ही आ जाएगा। 9 में से 6 जाएंगे 3 बचेगा, और 7 में से अगर 1 जाएंगे तो जाहिर सी बात है क्या बचेगा भाई, 7 में से अगर 1 जा रहे होंगे तो ऑब्वियसली सी बात है हमारे पास 6 बच जाएगा। तो भाई देखो हमारे पास यहां से क्या वैल्यू आ गई, 63.05 की वैल्यू आ गई। बेटा किसकी वैल्यू आ गई, 63.05 की। सही है ना भाई, 63.05 क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी कि अब देखो 63.05 को फाइनली हमने 4 पे डिवाइड करवा देना है। अगेन बहुत बेसिक मैथ्स है, कोई मुश्किल चीज नहीं है बेटा इसके अंदर। कैसे डिवाइड करवाओगे, देखो बहुत सिंपल। अगर मुझे क्या करवाना है, 63.05 को डिवाइड करवाना है 4 पे, तो कैसे डिवाइड करवाते हैं, देखो बेसिक मैथ्स। अगेन 4 के टेबल के अंदर 6 आता है, बिल्कुल आता है, बल्कि पूरा नंबर ले लो ना, 63 देख लो। 4 के टेबल में 63 आता है, नहीं आता, उससे छोटा कोई नंबर आता है, बिल्कुल आता है, कौन सा आता है भाई, 415 जार होगा ना 60, चेक कर लो भाई, 415 जार क्या होता है, 60 के बराबर होता है। 5 4 जार 20 का 0, 2 कैरी 4, हाँ सही है। तो 415 जार क्या होता है, देखो 60 के बराबर होता है। तो हमारे पास क्या आ गया, सिंपल 60 आ गया। तो नीचे क्या आ गया, 3 का 3। अब देखो यहाँ पे डेसिमल है, तो डेसिमल को नीचे अगर लाना है ना, डेसिमल के बाद के नंबर्स को, तो यहाँ पे मुझे भी क्या लगाना पड़ेगा, डेसिमल लगाना पड़ेगा। तो इससे फायदा क्या होगा कि भाई ऊपर वाली टर्म नीचे आ जाएगी। जब नीचे आ जाएगी ना, तो नीचे क्या बन गया, सिंपल 0 बन गया। तो 4 के टेबल में 30 आता है, नहीं आता। तो 30 से छोटा नंबर कौन सा आता है भाई, 4 6 जार 24, 4 7 जार इज 28। तो यानी कि 15.7 इज द फाइनल 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 आंसर ऑफ द
एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। अगेन देखो, ये 3 स्टेप मैं हमेशा हर क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। इसके पीछे 2 लॉजिक्स हैं। रिमेंबर दिस थिंग, किसी बच्चे को मुँह बनाने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये क्यों इतना लंबा काम करवा रहे हैं। तो बेटा ये 2 स्टेप्स मैं आपको एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ। देखो पेपर में बहुत दफ़ा जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, तो सिंपल यही आंसर था आपका कि अगर आपसे शेडेड रीजन का एरिया माँगा हुआ होगा तो डायरेक्टली हमारा यही आंसर होगा। सिंपल तरीके से ये आंसर था हमारा। बहुत दफ़ा इसको इस तरीके से फर्दर सिम्प्लीफाई करवाया हुआ था। और अगर कभी भी आपसे डेसिमल के अंदर वैल्यू माँगी हुई है ना, तो मैं चाहता हूँ कि भाई मेरे स्टूडेंट्स कभी भी इसमें फँसे ना। मेरी कोशिश ये होती है कि अपने स्टूडेंट को हर किस्म का कॉन्सेप्ट दे दूं। तो मैंने इसीलिए आपको डेसिमल में भी करना सिखा दिया कि भाई किसी बच्चे को परेशान होने की जरूरत नहीं है कि देखो इस क्वेश्चन का एक आंसर मेरे पास क्या आ गया भाई, यानी कि मेरे पास एरिया ऑफ द शेडेड रीजन का हो सकता है एक आंसर क्या आ गया हमारे पास। एक आंसर हमारे पास आ गया सिंपल तरीके से 25 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 4। तो एक आंसर तो ये भी सही है। या फिर अगर हमने इसका जब एलसीएम लिया तो क्या बन गया था, ये बन गया था 25 पाई डिवाइडेड बाय 4 माइनस का 16। ये आंसर भी इसका करेक्ट है। या फिर हमने जब इसको फर्दर डेसिमल में कन्वर्ट करवाया तो आंसर क्या आ गया 15.7 स्क्वायर यूनिट्स। ये आंसर भी करेक्ट है। तो अगेन देखो मैंने तीनों ऑप्शंस क्यों निकाल के आपको सिखाए हैं। बेतहाशा दफा तो बेटा यही क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, डायरेक्टली सेम क्वेश्चन, और आपको ये ऑप्शन गिवन होगा। मगर लेट सपोज अगर एग्जामिनर को आपसे खेलने का मूड हो रहा है, बहुत दफा एग्जामिनर का मूड होता है खेलने का, स्पेशली नस बिजनेस स्कूल में, आईबीए में, लम्स में, डिजिटल सेट के अंदर, फास्ट के अंदर बहुत ज्यादा एग्जामिनर जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल इंक्रीज कर देता है। वो कहता है डेसिमल में बताओ क्या आंसर होगा, या एलसीएम लेके तो एटलीस्ट आना चाहिए ना, तो एलसीएम ले लिया और दूसरा डेसिमल लेके मैंने आपको बता दिया। देखो कोई भी चीज मुश्किल नहीं है, यू कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। यू डोंट नीड टू वरी, आपको बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। सही है ना भाई? तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कैसा लगा आपको क्वेश्चन। सही है ना भाई? तो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, अगेन इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर क्या कह रहा है। एग्जामिनर हमसे कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 यूनिट्स एंड द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 24 यूनिट्स। अगेन बड़े मजे का कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा आपको नस्ट के नस्ट बिजनेस स्कूल के पेपर से बेतहाशा मिलेगा क्वेश्चन। देखो ये कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालो, रेडियस ऑफ द सर्कल गिवन है और पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गिवन है। देखो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पैरामीटर क्या होता है, तमाम साइड्स का सम। यानी कि मुझे इस रेक्टेंगल का पैरामीटर गिवन है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई देखो हमें रेक्टेंगल के अंदर क्या गिवन है भैया, पैरामीटर। तो भाई पैरामीटर की वैल्यू हमें क्या गिवन है बेटा, एक रेक्टेंगल का पैरामीटर मुझे गिवन है 24 यूनिट्स। हमें मालूम है रेक्टेंगल में टोटल कितनी साइड्स होती हैं। देखो जरा बात समझिएगा, पैरामीटर के फॉर्मुलास बहुत ही सिंपल होते हैं। भाई अगर मुझे रेक्टेंगल गिवन है ना, तो इसका मतलब पैरामीटर का मतलब क्या है, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन तमाम साइड्स का जो सम होगा ना वो पैरामीटर होता है। अच्छा अब देखो ये वाली साइड क्या, ब्रेथ आ गई मेरी, ये क्या आ गई, लेंथ आ गई, ये क्या आ गई, ब्रेथ आ गई, ये क्या आ गई, लेंथ आ गई। तो भाई रेक्टेंगल के जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 लेंथ प्लस का 2 ब्रेथ। क्योंकि देखो ना ब्रेथ भी 2 दफा होती है, लेंथ भी 2 दफा होती है। रेक्टेंगल एक ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर जो ये वाली साइड्स होती हैं आपस में बराबर होती हैं, ये वाली साइड्स आपस में बराबर होती हैं, है ना भाई? नॉर्मल सी बात है। तो यानी कि मेरे पास फॉर्मूला क्या बन गया, 2l प्लस 2b इज इक्वल टू 24। तो अगर मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूं तो l प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 2 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या मौजूद है, 24। तो 2 वन जार 2, 2 12 जार इज 24। तो मेरे पास लेंथ ब्रस प्लस ब्रेथ की वैल्यू किसके बराबर आ गई बेटा, 12 के बराबर आ गई। यानी कि मेरे पास सिंपल लेंथ प्लस ब्रेथ की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 12 के बराबर आ गई। ये तो एक सिंपल सा मैंने काम कर लिया। अब देखो सर्कल के बारे में मुझे क्या बताया हुआ है, एग्जामिनर कहता है कि भाई रेडियस ऑफ अ सर्कल है 2 यूनिट्स के बराबर। यानी कि सर्कल का रेडियस हमें किसके बराबर गिवन है, 2 यूनिट्स के बराबर। हमें मालूम है सर्कल का रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। तो भाई जाहिर सी बात है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी 2 यूनिट्स होगा, और ऑब्वियसली सी बात है अगर मैं सर्कल के इस सेंटर से लेके यहां तक का डिस्टेंस लूंगा तो ये भी 2 यूनिट्स के बराबर होगा। यानी कि भाई अगर मुझे सर्कल का रेडियस 2 यूनिट्स गिवन है तो कंप्लीट डायमीटर किसके बराबर होगा, डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ द रेडियस, तो 4 के बराबर होगा। यानी कि सिंपल तरीके से भाई मेरे पास ये पूरी लेंथ यानी कि 4 के बराबर है, और सिमिलरली ये वाली पूरी लेंथ भी किसके बराबर होगी, 4 के बराबर होगी। नॉर्मल इज डेट। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखो कि भाई मेरे पास ये पूरी की पूरी जो लेंथ आ रही है सर्कल के डायमीटर की वो किसके बराबर है, 4 के बराबर है। सिमिलरली यहां से लेके ऊपर से नीचे किसके बराबर है, 4 के बराबर है। तो अगर आप गौर से देखो कि भाई ये जो डिस्टेंस आ रहा है यहां से लेके यहां तक का, क्या ये इस लाइन के बराबर नहीं है और इस लाइन के बराबर नहीं है, आप बोलोगे सर बिल्कुल बराबर है, क्योंकि देखो सेम ही लेंथ है ना ये पूरी की पूरी। ये जो पूरा डिस्टेंस आ रहा है ये डिस्टेंस बेसिकली हमारे पास यानी कि जो सर्कल का डायमीटर है वो बेसिकली रेक्टेंगल के ब्रेथ के बराबर भी है। नॉर्मल सी बात है भैया, है ना भाई? तो ये किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर है। किसके बराबर है, 4 के बराबर है। यानी कि देखो जो सर्कल का डायमीटर है वो दर हकीकत किसके बराबर है, रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर है। तो भैया मैं सिंपल तरीके से क्या कह सकता हूं कि मेरे पास जो सर्कल का डायमीटर है, डायमीटर जो है ना वो किसके बराबर है, रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर है, रेक्टेंगल की ब्रेथ के बराबर। ये बात
समझ में आती है सबको भैया? बिल्कुल आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ब्रेथ की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, मैं सिंपल तरीके से ब्रेथ की जगह पे रख सकता हूँ 4 को। तो यहाँ पे l प्लस 4 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 12। तो लेंथ की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 4 वहां जाके 12 से माइनस होगा, तो ऑब्वियसली 12 में से 4 जाएंगे, तो हमारे पास लेंथ की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 8 के बराबर आ जाएगी। यानी कि हमें रेक्टेंगल की लेंथ भी मिल गई। अब जब रेक्टेंगल की लेंथ भी मिल गई, तो अब आप सिंपल तरीके से एरिया ऑफ रेक्टेंगल को फाइंड कर सकते हो। तो भैया एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर आ जाएगा, भाई रेक्टेंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भाई बहुत ही सिंपल सा होता है, ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो बेटा लेंथ की वैल्यू क्या है हमारे पास, 8 के बराबर है। ब्रेथ की वैल्यू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। 8 4 जार क्या होता है भाई, 8 2 जार 16, 8 3 जार हमारे पास 24, और 8 4 जार क्या होता है, 32 के बराबर होता है। तो सिंपल तरीके से हमारे पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आ गया, 32 के बराबर आ गया। जल्दी से अब आप एरिया ऑफ सर्कल भी निकाल लीजिए। तो भैया एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो बेटा पाई का पाई एल इट इज, सर्कल का रेडियस क्या गिवन है, रेडियस गिवन है 2 के बराबर, तो 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, ये बन गया 4 पाई के बराबर। तो अगर अब मुझे शेडेड एरिया की वैल्यू निकालनी है, तो भाई बताओ निकाल लोगे नहीं निकालोगे, शेडेड एरिया की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट दे दिया कि भाई शेडेड एरिया की अगर वैल्यू पूछी भी हो तो किसके बराबर होगी, जो भी आउटर मोस्ट फिगर थी उसके एरिया में से इनर मोस्ट फिगर का एरिया माइनस करवा दीजिए, तो मेरे पास सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, शेडेड एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो भाई एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या है, 32, यानी कि आउटर मोस्ट फिगर का एरिया क्या आ गया, कंप्लीट फिगर का। इसका मतलब क्या हो गया, कंप्लीट फिगर का एरिया क्या आ गया, 32 के। इसमें से अगर मैं सिर्फ ये इनर वाला एरिया क्या करवा दूं, माइनस करवा दूं, तो मेरे पास रिमेनिंग एरिया जो होगा वो सारा शेडेड एरिया है ना भैया। तो हमारे पास सर्कल का एरिया क्या है, 4 पाई के बराबर। तो ये भी आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, अगर ऑप्शंस के अंदर ये नहीं गिवन तो इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा। सिंपलीफाई कैसे करेंगे दोबारा बताऊं, कि भाई 3.14 को सिंपल 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, 4 4 16 का 6 1 कैरी, 4 1 4 और 1 5, 4 3 जार 4 3 जार 12 का 12, 2 के बाद डेसिमल है 12.56, तो क्या बन गया देखो, 32 में से मुझे 4 पाई माइनस करवाना है, 4 पाई किसके बराबर होता है, 12.56 के। तो बेटा 32 में से अब क्या करवा देंगे, 12.56 को माइनस, तो 32 में से 12.56 को माइनस करवाना है। देखो भाई ऊपर वाली 32 के डेसिमल नहीं है, तो इसका मतलब क्या, डेसिमल के बाद 0 0 मौजूद होंगे। अब देखो भाई कैसे सब्ट्रैक्ट करवाओगे इसको, 0 से 6 नहीं आ सकता, तो जाहिर सी बात है एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 10 आ जाएगा, फिर उससे भी एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे 10 बन गया, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचा, 9 में से 5 जाएंगे, तो बेटा 9 में से अगर 5 निकालोगे तो क्या बचता है, 4 ही बचता है, डेसिमल का डेसिमल। यहाँ से भी एलसीएम लोगे तो 11 में से अगर 2 निकालोगे तो जाहिर सी बात है 11 में से 2 जाएंगे तो 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो आंसर क्या आ गया आपके पास, फाइनल आंसर आ रहा होगा 19.44 के बराबर, यानी कि एरिया ऑफ द शेडेड रीजन किसके बराबर है, 19.44 के बराबर। अच्छा कभी कभार इन क्वेश्चंस के अंदर एग्जामिनर चालाकी भी करता है एक, बेटा मैं आपको चाहता हूं हर चीज सिखाऊं, तो कभी कभार एग्जामिनर क्या करता है, इन क्वेश्चन में चालाकी करता है। एग्जामिनर आपसे बोलेगा व्हाट इज द एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, तो भाई ये चीज बहुत आसान है, भाई अनशेडेड रीजन का मतलब क्या है, सिंपल सर्कल का एरिया पूछ रहा है। तो ऐसी फनकारियां भी एग्जामिनर करता है। आपको एग्जामिनर से खेलना आना चाहिए, यानी कि यू मस्ट नो हाउ टू प्ले विद एग्जामिनर, यू मस्ट नो कि भाई एग्जामिनर क्या चाले चल रहा है आपके साथ। तो अगर आपको काम करना आता है ना, बिलीव मी यू कैन डू ईच एंड एवरी टाइप ऑफ अ क्वेश्चन, है ना भैया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अच्छा तो बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास एक आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये फास्ट के 2022 के पेपर्स के अंदर भी आया था, मैंने सॉल्व करवाया था। नस में तो खैर बेतहाशा आ चुका है, यूईटी साइड पे भी आया हुआ है, आईबी में भी बहुत पूछा गया। एग्जामिनर देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखो हमेशा याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी ज्योमेट्री का आ रहा हो, फिगर को पहले समझो, फिगर अगर समझ में आ गई तो क्वेश्चन बहुत इजी है। एग्जामिनर कहता है कि भाई तुम्हारे पास जो रेडियस है ना आउटर मोस्ट सर्कल का, वो 4 यूनिट्स है, तो बताइए एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। अब देखो क्वेश्चन देख के मुझे एक बात साफ समझ में आ रही है कि एक बड़ा सर्कल गिवन है और उस बड़े सर्कल के अंदर दो सिमिलर सर्कल्स आ रहे हैं, सही है ना भाई, जो दोनों सर्कल्स इधर से और इधर से सर्कल की बड़े बाहर वाले सर्कल को टच भी कर रहे हैं। हमसे एग्जामिनर ने कहा कि देखो जो आउटर मोस्ट सर्कल है ना, इसका रेडियस तुम्हारे पास 4 यूनिट्स के बराबर है। तो देखो सबसे पहले इसी बात से अपनी बात का आगाज कर लेते हैं। हमें मालूम है कि बेटा रेडियस क्या होता है, रेडियस होता है सर्कल के सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का डिस्टेंस, है ना भाई। रेडियस क्या होता है, सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। मैं यहां से यहां जाऊं, यहां से यहां जाऊं, सेंटर से लेके किसी भी कोने तक का जो डिस्टेंस होता है बेटा, वो क्या होता है मेरे पास, रेडियस के बराबर होता है। नॉर्मल सी बात है ना भाई। तो ये सर्कल का जो बड़े वाला सर्कल है ना, इसका रेडियस क्या है, 4 यूनिट्स, यानी कि सेंटर से लेके कंप्लीट कोने तक का डिस्टेंस। तो अगर आप गौर से देखो तो भाई ये मेरे पास डायमीटर भी तो बन रहा है, यानी कि छोटा जो सर्कल है अगर मैं सेंटर से लेके जब कोने तक जा रहा हूं तो ये इस सर्कल का क्या बन रहा है, डायमीटर बन रहा है। तो भाई यानी कि अगर मैं इसका हाफ करूं तो जाहिर सी बात है
इस सेंटर से लेके कोने तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 2 के बराबर होगा। सिमिलरली इस सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉलर सर्कल का जो रेडियस है वो किसके बराबर है, 2 यूनिट्स के बराबर है। सिमिलरली अगर आप इस बात को समझना चाह रहे हो, देखो आउटर मोस्ट सर्कल का आपको रेडियस गिवन है, तो भाई आउटर मोस्ट सर्कल का सेंटर ये रहा। आपको पता है सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, मेरे पास रेडियस होता है। तो आउटर मोस्ट सर्कल का जो आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस मुझे गिवन है 4 यूनिट्स गिवन है। तो भाई इनर सर्कल का, तो अब देखो जो आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस है वो दर हकीकत क्या है, भाई जो आउटर मोस्ट सर्कल है, आउटर मोस्ट सर्कल का जो रेडियस है वो दर हकीकत इनर सर्कल के डायमीटर के बराबर है ना, इनर सर्कल का डायमीटर है। तो भाई मुझे मालूम है सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो भाई इस सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस इसका रेडियस होगा, और यहाँ ऑब्वियसली सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। तो अगर मैं इस डिस्टेंस का हाफ कर दूं तो 4 का हाफ क्या होगा, इधर भी 2 इधर भी 2, तो इसका मतलब क्या है, रेडियस आ गया। तो यानी कि इनर सर्कल का रेडियस क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। अब क्वेश्चन चुटकी बजा के सॉल्व कर लोगे, असल क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। भाई मुझे बताइए क्या मसले की बात है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो आउटर मोस्ट सर्कल का एरिया क्या होगा, देखो सर्कल का एरिया निकालने का फॉर्मूला एक होता है पाई आर स्क्वायर। तो भाई आउटर मोस्ट सर्कल का रेडियस मुझे क्या गिवन था, रेडियस गिवन है 4 के बराबर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा पाई इंटू 4 का स्क्वायर। डेट विल बिकम सिंपली 16 इंटू पाई, किसके बराबर आ जाएगा, 16 पाई के बराबर। सिमिलरली अब देखो अगर मैं इनर सर्कल का रेडियस, इनर सर्कल का एरिया निकालूं, तो बेटा इनर सर्कल का एरिया किसके बराबर होगा, हमें मालूम है, उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के बराबर। देखो पाई का पाई एज इट इज, आर की वैल्यू क्या होगी अब की बारी में, 2, 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 4 पाई के बराबर। मगर खास बात क्या है कि देखो यहाँ पे दो इनर सर्कल्स आ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है फॉर बोथ द इनर सर्कल्स, फॉर बोथ द इनर सर्कल्स मेरा एरिया क्या होगा, यानी कि दोनों सर्कल्स का हमें तो एरिया माइनस करवाना होगा ना, क्योंकि देखो हमें अगर शेडेड रीजन निकालना है तो इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया को दोनों को माइनस करवाना पड़ेगा, दो इनर सर्कल्स आ रहे हैं। तो भाई दोनों का एरिया कैसे निकाल सकता हूँ, देखो अगर एक सर्कल का एरिया 4 पाई है, मुझे दो सर्कल्स का एरिया चाहिए, तो मैं क्या कर दूंगा, सिंपल इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 4 पाई इंटू 2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8 पाई के बराबर, सिंपल इज डेट। अब आपने फाइनली क्या करना है, आपको शेडेड रीजन चाहिए था, तो शेडेड रीजन कैसे आ जाएगा भाई, शेडेड रीजन निकालना बच्चों वाला काम बन गया। अब कैसे, कि देखो सिंपल तरीके से आउटर मोस्ट शेप क्या आ रही है, ये आ रही है 16 पाई के बराबर, इसमें से इनर मोस्ट शेप को माइनस करवा देंगे तो बोथ द इनर सर्कल्स एरिया क्या आ गया, 8 पाई के बराबर। सिंपल तरीके से हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 16 पाई में से 8 पाई जाएंगे तो ऑब्वियसली 8 पाई आ जाएगा, यही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगेन अगर एग्जामिनर कहता है कि भाई डेसिमल में कैलकुलेट करके बताओ, डेसिमल में कैलकुलेट करना सबको आता है कि सिंपल 3.14 को 8 से मल्टीप्लाई करवा दोगे, 8 4 जार आपके पास 32 का 2 3 कैरी, 8 1 जार 8 9 10 और 11, तो 1 का 1 1 यहाँ पे, 8 3 जार इज 24 और 1 25। तो सिंपल तरीके से क्या आ जाएगा, 25.12, यानी कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक और आंसर डेसिमल में क्या होगा, 25.12 के बराबर। मुझे बताइए क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है बेतहाशा एक बिलियन क्वेश्चन है, बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है, एलकेट के अंदर, आईबीए के अंदर, एनबीएस में बेतहाशा आया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इफ द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर इज 16 सेंटीमीटर। अब जरा क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा। क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर का हमें पैरामीटर भी गिवन है। भाई हमें मालूम है एक स्क्वायर का क्या गिवन है, पैरामीटर। तो बेटा पैरामीटर क्या होता है मेरे पास, पैरामीटर हमारे पास होता है तमाम साइड्स का सम। तो अगर ये स्क्वायर का पैरामीटर है तो इसका मतलब क्या है, स्क्वायर की जो तमाम साइड्स आ रही हैं उनका क्या होगा, सम होगा। और एक स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स होती हैं, यानी कि पैरामीटर क्या होगा, 4s के बराबर। तो हमें पैरामीटर की वैल्यू किसके बराबर गिवन है, 16 सेंटीमीटर के बराबर। तो ये तो बहुत सिंपल सा काम था, मैंने पहला काम तो देख लिया कि देखो पैरामीटर का मतलब क्या होता है, तमाम साइड्स का सम। क्योंकि स्क्वायर का पैरामीटर गिवन है, स्क्वायर में 4 साइड्स होती है, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है पैरामीटर का, 4s। तो 4s इक्वल टू आपको पैरामीटर की जो वैल्यू गिवन है उसके बराबर मैंने सपोज कर लिया। अब देखो क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्वेश्चन के अंदर आपको एक अजीब सी फिगर गिवन है और आपसे कहा जा रहा है इसका शेडेड एरिया निकालो। ये एक अजीब सी फिगर है। अब देखो मैं क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट ये है कि देखो इस क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर हमसे मांग क्या रहा है। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, भाई एग्जामिनर मुझसे कहता है कि आपको इस रीजन का क्या निकालना है, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले अगर आप इस फिगर को देखो, ये फिगर कैसी आ रही है बेटा, इस सर्कल के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब आप बोलोगे सर क्या मतलब, देखो मैं आपके सामने अगर एक सर्कल ड्रॉ करूं और मैं आपसे कहता हूं कि लेट सपोज मैंने इतने पार्ट को डिलीट कर दिया, सही है ना। इसी तरीके से मैं एक और सर्कल आपके सामने फॉर एग्जांपल बना देता हूं और इसके अंदर भी मैं क्या काम करता हूं, मैं इस सर्कल के
इतने हिस्से को डिलीट कर देता हूँ। फिर मैं आपके सामने इसी तरीके से एक और सर्कल बनाता हूँ, इसमें भी यही काम करता हूँ कि मैं सर्कल के इतने हिस्से को ब्रेक कर देता हूँ। तो देखो ये जो मैंने आपके सामने चीज़ बनाई है ना, क्या बन गया, ये सर्कल के क्वाड्रेंट्स हैं। अगर आप गौर से देखो तो बेटा ये क्या चीज़ है, ये वाला हिस्सा एक सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये भी एक सर्कल का पार्ट है, ये भी क्या है, सर्कल का पार्ट है। इसका मतलब क्या है, अगर आप गौर से देखो तो अगर मैं सबको आपस में मिलाऊंगा तो एक कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, क्योंकि ये एक क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल है। क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है, एक चौथाई हिस्सा। कि देखो ये एक चौथाई हिस्सा है ना सर्कल का। अगर तो बेटा देखो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें यहाँ पे एक सर्कल के चार क्वाड्रेंट्स गिवन है। ये देखो ये सर्कल के क्या आ रहे हैं, चार हिस्से आ रहे हैं ना। इन चारों हिस्सों को अगर मैं आपस में मिलाऊंगा तो जाहिर सी बात है, अगर मैं इन चारों सर्कल्स के हिस्सों को मिलाऊंगा तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 से 4 कट गया, यानी कि एक कंप्लीट सर्कल आ जाएगा ना, एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा। तो बेसिकली हमने करना क्या है, हम सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालेंगे और उसमें से सर्कल के एरिया को माइनस करवा देंगे, तो इवेंचुअली मेरे पास इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर आ जाएगा। सही है ना भाई? क्योंकि देखो हमारे पास ये क्या गिवन है, ये सर्कल का एक चौथाई हिस्सा गिवन है, ये एक चौथाई हिस्सा गिवन है, एक चौथाई हिस्सा गिवन है, एक चौथाई हिस्सा गिवन है सर्कल का। तो अगर मैं इन तमाम सर्कल्स के पार्ट्स को ऐड करूंगा तो मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म हो जाएगा। तो भाई हम क्या करेंगे, हम आउटर मोस्ट शेप में से सर्कल के एरिया को माइनस करवा देंगे, तो मेरे पास ये पिंक वाला जो एरिया में फाइंड करना है उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो सबसे पहले स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। मुझे मालूम है किसी ना किसी बच्चे को हो सकता है प्रॉब्लम हो, परेशान होने की जरूरत नहीं, भी क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व हो रहा है। देखो अगर सबसे पहले मैं क्या निकाल लेता हूँ, एरिया ऑफ अ स्क्वायर कैसे निकालूंगा, वो बहुत सिंपल है। ये 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां पे डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 16। देखो हमें पैरामीटर की वैल्यू गिवन है, हमें मालूम है एक स्क्वायर के अंदर कितनी साइड्स होती हैं भाई, 4 साइड्स होती हैं, और स्क्वायर की तमाम साइड्स चूंकि बराबर होती हैं तो जाहिर सी बात है मेरे पास यहाँ पे स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, चारों साइड्स का सम किसके बराबर होगा, 4s के बराबर होगा। आप साइड को s कह लो, a कह लो, बात एक ही है। और मुझे पैरामीटर की वैल्यू 16 गिवन थी, आपस में कंपेयर करवा दिया तो मेरे पास एक साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई। फाइनली एक साइड की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 4 के बराबर आ गई, क्योंकि हमारे पैरामीटर की वैल्यू गिवन थी और हमें मालूम है स्क्वायर की साइड क्या होती है, 4s के बराबर होती है ना भाई। स्क्वायर का जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है क्या होता है, 4s होता है। तो सिंपल तरीके से यहां से साइड की वैल्यू आ गई 4 के बराबर। अब हमें क्या निकालना है, हमें सिंपल तरीके से, चूंकि एक साइड की जब वैल्यू आ गई तो अब हम सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द स्क्वायर कैलकुलेट कर लेंगे। तो भाई एरिया ऑफ द स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड, यानी कि साइड का स्क्वायर। तो यानी कि क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल 16 के बराबर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 16 के बराबर आ गई। अब मगर गौर से बात समझिएगा, अब देखो मुझे सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है। अब मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं किसी तरीके से एरिया ऑफ द सर्कल, क्योंकि देखो ये जो पिंक वाला पार्ट है जिसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है ना, ये कैसे निकलेगा, अगर मैं सबसे पहले इस वाले कंप्लीट रीजन का किसी तरीके से एरिया निकाल लूं, और हमें पता है ये जो ग्रीन से मैंने एरिया मार्क करा है ये बेसिकली क्या फॉर्म कर रहा है, ये एक सर्कल को फॉर्म कर रहा है। नॉर्मल सी बात है ना भैया, हमारे पास लेट सपोज, मैं इसको आपको बड़े मजे से समझा देता हूँ, किसी बच्चे को परेशानी हो रही है ना, इधर गौर से देखो कि भाई लेट सपोज मैं आपके सामने एक सर्कल लिखता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। अगर मैं इस सर्कल को एग्जैक्टली 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करूं, अगर मैं इस सर्कल को एग्जैक्टली 4 हिस्सों में ब्रेक डाउन करूं तो बेसिकली देखो यहाँ पे आपको यही पार्ट गिवन है, पहला पार्ट सर्कल का, ये दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट सर्कल का। यानी कि देखो सर्कल के चारों पार्ट्स बेसिकली हमें जो है ना गिवन है। सही है? तो अब देखो और से जरा बात समझिएगा, तो अगर मेरे पास इस स्क्वायर की एक साइड की लेंथ कितनी आ गई, 4 आ गई, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, तमाम साइड्स की वैल्यूज क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं, तमाम साइड्स की वैल्यूज क्या होती हैं, आपस में बराबर। तो अगर मुझे सर्कल का रेडियस चाहिए तो भाई रेडियस क्या होगा, देखो इस फिगर से बात को समझो कि भाई रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस, सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस। तो कुछ समझ में आया? तो भाई देखो लेट सपोज तुम्हारे सर्कल का सेंटर है तो कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। सिमिलरली अगर तुम्हारे सर्कल का सेंटर है तो कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। अगर ये तुम्हारा सर्कल का सेंटर तो कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। अगर तुम्हारे सर्कल का सेंटर आ रहा है तो कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। यानी कि जो स्क्वायर की एक साइड है उसका हाफ तुम्हारे सर्कल का रेडियस है। क्या कहा मैंने कि भाई देखो हमारे जो स्क्वायर की साइड है, जो हमारे स्क्वायर की साइड है उसका हाफ किसके बराबर है, स्क्वायर की साइड का हाफ, स्क्वायर की साइड का हाफ बराबर है मेरे सर्कल के रेडियस के, मेरे सर्कल के रेडियस के बराबर है। बात समझ में आ रही है? अगर देखो सर्कल ये स्क्वायर की साइड 4 के बराबर है तो मेरे पास यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2 के बराबर होगा। नॉर्मल सी बात है, किसके बराबर होगा भैया, 2 के बराबर होगा। तो यानी कि मेरे पास सर्कल का रेडियस क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। तो अब मुझे मालूम है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आई नो दिस थिंग, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो बेटा पाई का पाई इट इज, आर की वैल्यू क्या आ गई, 2
के बराबर, 2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 4 पाई बन जाएगा। तो सिंपल तरीके से अब देखो मुझे शेडेड एरिया का रीजन आ जाएगा। तो भाई शेडेड एरिया की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, एरिया ऑफ द शेडेड रीजन की वैल्यू। अगर अब मुझे एरिया निकालना है किसका, शेडेड रीजन का, तो भाई शेडेड रीजन का आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से आउटर मोस्ट फिगर क्या है मेरे पास, स्क्वायर है। तो स्क्वायर का एरिया क्या आया था 16, उसमें से मैं सर्कल के एरिया को क्या करवा दूंगा, माइनस करवा दूंगा, सारे ग्रीन वाले पार्ट को माइनस करवा दिया जाएगा। तो सिंपल तरीके से इवेंचुअली मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो इस पर्पल वाले पार्ट का आ जाएगा जो हमें फाइंड करना था। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। चाहो तो इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो। अब वो तरीके अगर आपको बहुत इजीली आता है, मुझे मेरे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, सिंपल तरीके से क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, सॉल्व हो जाएगा। मुझे बताइए कोई मसले की बात इसमें, कोई चिंता की बात, कोई परेशानी की बात, भाई बताओ इसमें क्या मसला है। बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं भाई, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं, सही है ना भाई। अगर चाहते हो 4 पाई को सॉल्व करना करवा भी देता हूं भाई, मुझे कोई मसला नहीं होता इन चीजों में। तो भाई 3.42 को आपको पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से। तो 4 4 जार 16 का 6 1 कैरी, 4 1 जा 4 1 5 4 3 जार 12, तो 12.56 बन गया। सिंपल 16 में से 12.56 को माइनस करवा दो, 0 0 आ गया। 5 का 5, 9 का 9, 10 का 10, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेगा। भाई 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बचेगा, और हमारे पास 5 में से 2 जाएंगे तो 3 बचेगा, एक में से एक गया कुछ भी नहीं बचेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.44, 3.44, यानी कि हमारे पास सिंपल तरीके से अल्लाह भला करे क्या वैल्यू आ गई इस शेडेड रीजन की, ये जो शेडेड रीजन था इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई सिंपल तरीके से 3.44, या फिर आसान भाषा में 16.54 पाई के बराबर। मुझे बताओ इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई मसले की बात, भाई तमाम बच्चों को बात क्लियर होती है, बात समझ में आती है। तो आई होप ये क्वेश्चन सबको क्लियर होगा। तो भाई कहने का मकसद क्या है, किसी इंस्टीट्यूट में जाके अपने माँ बाप के पैसे जाया करने की जरूरत नहीं है। कोई आप बंदा आपको इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट नहीं देगा, कोई बंदा इतनी डिटेल में आपको नहीं पढ़ाएगा, तो इतनी डिटेल मैंने आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आई होप सबको बात क्लियर होगी। अच्छा तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इज वन ऑफ द ब्रिलियंट क्वेश्चन, और बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है। ना सिर्फ बिलियन क्वेश्चन है बल्कि बिलियन डॉलर्स का क्वेश्चन है। मैंने सिर्फ ऊपर दो बातें लिख दी हैं भाई इसकी एहसासियत को समझाने के लिए, इसकी इंपॉर्टेंस को समझाने के लिए, कि ना सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट है बल्कि मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट भी है। इसका मतलब ये कि बेटा मैं जितनी यूनिवर्सिटीज के यहाँ पे नाम लिखूं कम है। ये नस में भी आया हुआ है, फास्ट में भी आया हुआ है, आईबी में भी आया हुआ है, डिजिटल साइट के अंदर भी आया हुआ है, एलकेट में भी आया हुआ है। आपको हर यूनिवर्सिटी के अंदर बेटा ये मिलेगा। नस बिजनेस स्कूल में बेतहाशा आया है। एग्जामिनर देखो मांग क्या रहा है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, find the area of shaded region if all the given triangles are equilateral triangle and if the length of one side of the biggest triangle is 2a। जरा बात को समझो, एग्जामिनर ने क्या कहा यहाँ पे, एग्जामिनर कहता है कि भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन आपको निकालना है। ओके, नॉट अ बिग डील, कोई मसले की बात नहीं है। आगे कहता है ऑल द ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल ट्राइंगल, कहता है अगर तमाम के तमाम ट्राइंगल्स कैसे हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो। इसका मतलब क्या है कि भाई इस फिगर में जितने ट्राइंगल्स फॉर्म हुए हैं सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यानी कि जो सबसे बड़ा ट्राइंगल है वो भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स आपस में बराबर हो। आगे कह रहा है जो अंदर ट्राइंगल्स बने हुए भी इक्विलेटरल, देखो अंदर कितने ट्राइंगल्स बने हुए, एक ये बना हुआ है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, एक ये ट्राइंगल है, यानी कि ये सारे के सारे कैसे हैं, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल इज टर्म्ड एज अ ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। आगे एग्जामिनर कहता है इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ द बिगेस्ट ट्राइंगल इज 2a। अच्छा एक दफा ये 2a के साथ आया था, एक दफा इसमें वैल्यू गिवन थी लेट सपोज 5 के बराबर, सही है ना भाई। तो एक दफा ये वैल्यू के ऊपर आया था 5 के ऊपर। बेतहाशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हम दोनों पे सॉल्व कर लेते हैं, मसले की बात नहीं है, सही है ना भाई। तो पहले हम लोग 2a पे सॉल्व कर लेते हैं जो एनबीएस और आईबी में बहुत आया हुआ है। एग्जामिनर कहता है कि भाई इफ द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ आवर बिगेस्ट ट्राइंगल इज 2a। अब देखो एग्जामिनर ने हमसे क्या कहा, एग्जामिनर ने हमें ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड है ना उसकी लेंथ दे दी, किसके बराबर है, उसकी लेंथ गिवन है, उसने कहा 2a के बराबर है। ओके, नॉट अ बिग डील, यानी कि हमें ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी वाली लेंथ है वो किसके बराबर गिवन है, 2a के। चूंकि एग्जामिनर ने अपने मुंह से कहा है कि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, उसका मतलब क्या है, तमाम साइड्स की लेंथ क्या होगी, 2a के बराबर ही होगी। नॉर्मल सी बात है भैया, क्योंकि ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है, तो तमाम साइड्स की लेंथ क्या है, 2a के बराबर है। अब देखो जरा गौर से बात समझिएगा, चूंकि ट्राइंगल्स कैसे हैं, इक्विलेटरल हैं, तो जाहिर सी बात है ये वाला जो ट्राइंगल है, ये जो यहाँ पे फॉर्म कर रहा है अपना वर्टेक्स, जो जो वर्टेक्स इसका बड़े वाले ट्राइंगल को कट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है किस पे कट कर रहा होगा, ये कट कर रहा होगा, बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे कट कर रहा है। ये जो मेरे पास साइड आ रही है ट्राइंगल की, ये इसके किस पे कट कर रहा है, देखो ये जो पॉइंट होगा इसका मतलब क्या है, पॉइंट कहां पर है, ये पॉइंट एग्जैक्टली मिड पॉइंट के ऊपर होगा बड़े वाले ट्राइंगल के, है ना भाई, नॉर्मल सी बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस और यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, हाफ होगा, नॉर्मल सी बात है भाई, है ना भाई। इसमें किसी बच्चे को कोई मसले की बात, मैंने क्या कहा कि देखो हमारे पास ये जो इंटरनल ट्राइंगल आ रहा है ये बेसिकली कैसे, अगर आप शेप को गौर से देखो तो भाई इक्विलेटरल चूंकि सारे ट्राइंगल्स हैं, तो ये देखो ये ट्राइंगल कहां पे कट कर रहा है, ये ट्राइंगल एग्जैक्टली जो बाहर बड़ा वाला ट्राइंगल है उसके हाफ पे कट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई यहां से
यहाँ से लेके यहाँ तक का जो मेरा डिस्टेंस होगा और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपस में क्या होगा, हाफ हाफ होगा। तो भाई 2a का हाफ क्या होगा, जाहिर सी बात है इसका मतलब ये है कि इधर भी a मौजूद है, इधर भी a मौजूद है, नॉर्मल सी बात हो गई। सिमिलरली इधर भी a होगा, इधर भी a होगा, है ना भाई, नॉर्मल सी बात मैंने कर दी। इसी तरीके से इधर भी a होगा और यहां से लेके यहां तक भी क्या होगा, a होगा। देखो अगर कंप्लीट साइड की वैल्यू 2a के बराबर थी तो इसका हाफ क्या होगा, देखो इधर भी a होगा, इधर भी होगा। सिमिलरली इसका हाफ क्या होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा। नॉर्मल सी बात है। देखो अभी हमने सिर्फ फिगर पे खेलने हैं, फिगर पे खेल रहे हैं अभी, सही है ना। अब देखो एक नॉर्मल सी चीज अगर मैं आपसे कहूं कि देखो हमें ये बात मालूम है कि दुनिया में कभी भी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, ऑल्दो ट्राइंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको ऊपर भी बताया, मगर एक कॉन्सेप्ट मैंने ज्योमेट्री में आप लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ाया है कि बेटा कभी भी अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल आ रहा हो तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला अलग होता है एरिया का। तो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, ये बराबर होता है √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, अगर कभी भी दुनिया में ट्राइंगल कैसा हो, इक्विलेटरल हो। तो भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल का बेसिक फॉर्मूला है। साइन आप नॉर्मल एरिया के ट्राइंगल का फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, मगर चूंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में तमाम साइड्स की वैल्यूज बराबर होती हैं तो वो सिंपल तरीके से हम उनको सिंप्लीफाई करके एक नया फॉर्मूला डिजाइन कर रहे हो तो ये वाला होता है। इसको मैंने सॉलिड ज्योमेट्री में बहुत पढ़ाया हुआ है, आपको ये ट्रिगोनोमेट्री में भी मेरे लेक्चर से मिल जाएगा। ट्रिगोनोमेट्री बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। ट्रिगोनोमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो स्ट्रेट लाइन वाली होती है, और सॉलिड ज्योमेट्री जो करवा रहा हूं बेटा, ये तीन टॉपिक्स ऐसे हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, इधर आईबीए के बीबीए में, आईबीए के सीएस में, एनबीएस के अंदर, फास्ट के अंदर, नस्ट के इंजीनियरिंग के अंदर, यूईटी में, लम्स में, सेट के ऊपर ये टॉपिक्स लाजमी आएंगे। एनईटी के अंदर अप्लाई कर रहे हो लाजमी आएंगे। दीज आर दी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अब देखो अगर मुझे बड़े वाले सर्कल का बड़े वाले ट्राइंगल का क्या निकालना है, एरिया निकालना है, तो बड़े वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं बिग ट्राइंगल एरिया, सही है ना। बीटीए का मतलब क्या है, बिग ट्राइंगल एरिया। तो बिग ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया √3 डिवाइडेड बाय 4। एस का मतलब क्या है, एक सिंगल जो साइड आ रही है उसका स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि बड़े वाले ट्राइंगल का साइड क्या है, 2a के बराबर है। तो बड़े वाले ट्राइंगल की साइड क्या है, 2a के बराबर, स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा सिंपल √3 डिवाइडेड बाय 4। 2a के स्क्वायर का मतलब क्या है, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर। तो 4 से 4 कट गया, तो सिंपल तरीके से बिग ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √3a स्क्वायर के बराबर। यानी कि बिग ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, √3a स्क्वायर के बराबर। ये बात समझ में आती है सारे बच्चों को, आप बोलोगे सर बिल्कुल आती है। तो भाई अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो अगर मुझे इनर ट्राइंगल की वैल्यूज मिल जाए तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, अब देखो हमने सिंपल साइड की वैल्यूज निकाल ली ना, हमने हमने इनर ट्राइंगल्स की भी एक साइड हमें मिल गई है। तो मैं सिंपल तरीके से क्या करूंगा, इस इनर ट्राइंगल का भी अब एरिया निकाल लूंगा। चूंकि सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं तो अगर इसका एरिया आएगा तो इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, इसका भी आएगा, नॉर्मल सी बात है, क्योंकि ट्राइंगल्स कैसे हैं, सारे के सारे इक्विलेटरल हैं। तो अब मैं एक सिंगल स्मॉलर ट्राइंगल का पहले एरिया निकाल लो, यानी कि एक सिंगल ट्राइंगल का पहले एरिया निकाल लेता हूं। तो मुझे मालूम है चूंकि सारे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल हैं तो इसका एरिया फॉर्मूला भी यही होगा, √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एस का स्क्वायर। और यहाँ पे साइड क्या है मेरे पास, देखो इस छोटे वाले ट्राइंगल्स की साइड क्या है, वो स्मॉल ए के बराबर है। तो सिंपल तरीके से यहाँ पे एस की जगह पे क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर्मूले को अगर सिंप्लीफाई करवाएं तो बेटा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर के बराबर। बेटा देखो इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया, एक स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया आ गया। यानी कि देखो हमारे पास जितने भी स्मॉलर ट्राइंगल्स है ना, इनके में से किसी भी एक ट्राइंगल का एरिया हमारे पास आ गया √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। तो इसका भी ऑब्वियसली यही होगा, इसका भी यही होगा, इसका भी यही होगा। अब देखो हमें फाइंड क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। हमें सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका इसका और इसका हमें रीजन का एरिया कैलकुलेट करना है। इस क्वेश्चन में आप डायरेक्टली माइनस नहीं करवाओगे क्योंकि बहुत सिंपल से यहाँ पे एक बात गिवन है, अक्सर बच्चे गलती क्या करेंगे, दोनों को आपस में माइनस करवा देंगे। भाई माइनस नहीं करवाना, अल्लाह का वास्ता। देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में एग्जामिनर कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। भाई सिंपल तरीके से यू नीड टू फाइंड द रीजन, शेडेड रीजन आपको कैलकुलेट करना है। तो देखो कौन कौन सा शेडेड रीजन है यहाँ पे, ये वाला ट्राइंगल शेडेड है, ये वाला ट्राइंगल शेडेड है, ये वाला ट्राइंगल शेडेड है। यानी कि तीन शेडेड ट्राइंगल्स आ रहे हैं स्मॉल, यानी कि मेरे पास तीन शेडेड ट्राइंगल्स आ रहे हैं। कितने शेडेड ट्राइंगल्स आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं। तो भाई मुझे मालूम है कि एक स्मॉलर ट्राइंगल का शेडेड एरिया क्या है, वो बराबर है हमारे पास सिंपल तरीके से √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर के। तो भाई अगर मुझे तीन स्मॉलर ट्राइंगल्स का शेडेड एरिया निकालना है, यानी कि तीन ट्राइंगल्स को, तो मैं क्या कर दूंगा, 3 से इस नंबर को मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सिंपल 3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू √3 इंटू ए स्क्वायर का ए स्क्वायर। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फाइनली सॉल्व हो गया। हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, सिंपल तरीके से बेटा सॉल्व हो गया। मुझे बताइए इसमें क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है, कोई इशू इसके अंदर, सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखो हमने क्या करा, हमने सिंपल तरीके से इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। कैसे निकाला कि देखो अगर एक ट्राइंगल का एरिया, एक स्मॉलर ट्राइंगल का एरिया बराबर था √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए स्क्वायर के, तो थ्री स्मॉलर ट्राइंगल्स का
एरिया क्या होगा? देखो ये शेडेड रीजन क्या बन रहा है, ये बन रहा था 3 स्मॉलर ट्रायंगल्स बन रहे थे ना, मैंने सिंपल 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर किसी बच्चे के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर अगर मैं माइनस करके निकालना चाहूं तो माइनस करके कैसे निकालेंगे, तो आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। वैसे माइनस करके आप ऐसे निकालोगे कि पहले आप बिगर वाला ट्राइंगल, जो जो आउटर मोस्ट ट्राइंगल है उसका एरिया लिया आपने, उसका एरिया क्या था √3a²। इसमें से मैं माइनस करवा दूंगा सिर्फ ये एक ट्राइंगल जो कि अनशेडेड है, इसके एरिया को। तो अनशेडेड एरिया यानी कि एक ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, ये होगा सिंपल √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू a² के। तो इसको अगर मैं माइनस करवाऊंगा तो बेटा क्या बन जाएगा, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 होगा। आप यहाँ पे एलसीएम ले लोगे तो 4 का 4, ये 4 अपने क्रॉस में आके मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली बन जाएगा 4 अंडर √3a² माइनस का √3a²। तो किसके बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा सिंपल 3 इंटू √3a² डिवाइडेड बाय 4 के, जो ऑब्वियसली देखो यही आंसर आ रहा है। तो हमारे पास दोनों तरीकों से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, इस तरीके से भी कर सकते थे, इस तरीके से भी कर सकते थे, बात एक ही है। आप कान यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, आपको कान पकड़ना तरीके से आना चाहिए, सही है ना भैया? तो क्वेश्चन क्या हो गया बेटा, हमारा सॉल्व हो गया। तो बेटा हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन फास्ट के 2023 में भी आया है, 22 में भी आया हुआ था, 21 में भी आया हुआ था, नस में बेतहाशा आया, आईबी में बहुत आया, एलकेट में बहुत आया है। एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है इफ द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर डी इज इक्वल टू √8 देन एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज डैश। अब जरा बात समझो, एग्जामिनर मुझसे क्या कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि भाई तुम्हारे पास एक स्क्वायर है, उसका डायगोनल तुम्हें गिवन है। डायगोनल क्या होता है भाई स्क्वायर में, ये होता है हमारे पास। तो देखो एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर में सर्कल आ रहा है और हमें क्या निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। अब देखो मुझे डायगोनल की वैल्यू गिवन है स्क्वायर के किसके बराबर, √8 के बराबर गिवन है। किसके बराबर गिवन है भैया, √8 के बराबर मुझे एक स्क्वायर का डायगोनल गिवन है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, क्या पैटर्न होगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आपको एक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। क्या फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि भाई देखो हमारे पास स्क्वायर के जो डायगोनल का फॉर्मूला होता है ना, ये बराबर होता है d इज इक्वल टू √a इंटू साइड, d इज इक्वल टू √2 इंटू साइड। यानी कि जो स्क्वायर का डायगोनल होता है बेटा किसके बराबर होता है, बराबर होता है √2 इंटू साइड के, सही है ना भैया? तो हमारे पास देखो एग्जामिनर ने डायगोनल की वैल्यू क्या गिवन है, √8 के बराबर गिवन है। तो डायगोनल का अपना फॉर्मूला क्या होता है, ये बराबर होता है √2 ऑफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर। तो भाई अगर मुझे सॉल्व करके साइड की वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। जाहिर सी बात है स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो इस कंप्लीट टर्म के ऊपर भी मेरे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और इधर भी जो हमारे पास एक कंप्लीट की कंप्लीट टर्म आ रही है बेटा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है। इस स्क्वायर से रूट क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो 8 आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, सिंपल 2s स्क्वायर बचेगा, ये 2 मल्टीप्लाई है वहां के डिवाइड हो जाएगा। तो एस स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 के बराबर। चूंकि आपको क्या निकालना है, एस की वैल्यू निकालनी है, तो अंडर रूट लोगे तो जाहिर सी बात है अंडर रूट लेने पे क्या आ जाएगा, सिंपल 2 आ जाएगा। ऑब्वियसली प्लस नेगेटिव में आ रहा होगा, बट चूंकि साइड है लेंथ है तो लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, प्लस का 2 काउंट हो जाएगा। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि मुझे अपने स्क्वायर की साइड की वैल्यू पता चल गई। एस का मतलब क्या है, मेरे स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर है। यानी कि मुझे मेरे स्क्वायर की साइड लेंथ पता चल गई 2 के बराबर है। तो जाहिर सी बात है स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि तमाम साइड बराबर होती है। तो इस साइड की वैल्यू अगर 2 है तो ये साइड भी 2 के बराबर होगी, ये साइड भी 2 के बराबर होगी, ये साइड भी 2 के बराबर होगी। तो इससे हमारा फायदा क्या हुआ भाई, इससे फायदा ये हुआ कि अगर आपको कंप्लीट स्क्वायर की साइड्स पता चल गई हैं तो जाहिर सी बात है सर्कल जो अंदर इनक्लोज हुआ है आपको उसका डायमीटर भी मिल रहा है। क्योंकि देखो मेरे पास जो इस स्क्वायर की साइड है वो बेसिकली किसके बराबर है, वो बराबर है डायमीटर के। नॉर्मल सी बात है, साफ तौर पे दिख रही है कि भाई मेरे पास जो स्क्वायर की साइड्स हैं वो किसके बराबर है, सर्कल के डायमीटर के। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि देखो मेरे पास जो स्क्वायर की एक साइड है कंप्लीट, वो किसके बराबर है, सर्कल के डाया के बराबर है। तो भाई स्क्वायर की साइड क्या है मेरे पास, स्क्वायर की साइड आई 2 के बराबर, तो ये किसके बराबर है, सर्कल के डायमीटर के। तो अगर मुझे यहां से रेडियस निकालना है तो रेडियस क्या होगा भाई, रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। रेडियस क्या होता है, डायमीटर का हाफ। तो बेटा मेरे पास सिंपल रेडियस क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 1 के बराबर। तो रेडियस क्या होगा, रेडियस मेरे पास 1 के बराबर आ गया। अब आप सिंपल तरीके से एरिया ऑफ सर्कल निकालो, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालो, दोनों को आपस में माइनस करो, आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या निकाल लूंगा, सबसे पहले मैं निकाल लूंगा एरिया ऑफ स्क्वायर। तो बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, साइड इंटू साइड यानी कि साइड का स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर, सिंपल इज डेट 4 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ अ स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, 4 के बराबर आ गई। सिंपल है भैया, वेरी गुड। अब एरिया ऑफ सर्कल देखो क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिंपल पाई आर स्क्वायर के। हमारे पास सर्कल का एरिया क्या आया, वो सिंपल तरीके से आ रहा है 1 के बराबर। सर्कल का एरिया किसके बराबर आ रहा है बेटा, सिंपल तरीके से हमारे पास आया 1 के बराबर। तो सिंपल इज डैट क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास सिंपल पाई आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल की वैल्यू के, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है तो
पाई आ गया। अब अगर मुझे शेडेड रीजन निकालना है तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे आएगा? बहुत सिंपल सी शॉर्टकट आप यूज कर लो भैया, कि भाई जो भी आउटर मोस्ट फिगर आ रही है उसमें से इनर मोस्ट फिगर को माइनस करवा दो। तो भाई एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 4 और एरिया ऑफ द सर्कल आ गया पाई, तो आंसर क्या आ गया? 4 माइनस का पाई। आसान भाषा में इसको ऐसे लिख सकते हो, 4 माइनस का 3.142। खाली डेसिमल के बाद 2 डिजिट बहुत होते हैं, तो यानी कि मुझे 4 में से क्या माइनस करवाना है? 3.14 को। तो भाई पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं है, 0 0 होगा, तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 9 और 10 आ गया, 10 में से 4 जाएंगे 6 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा, और 3 में से 3 गया तो 0.86। तो एक आंसर क्या आ जाएगा? 0.86। डेसिमल में इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0.86। देखो इतनी डिटेल में इसलिए करवा रहा हूँ, आपके लिए कोई चीज मुश्किल लगनी नहीं चाहिए। तो भाई यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या हो गया? सॉल्व हो गया। सिंपल इज दैट। तो भाई अगर क्वेश्चन अच्छा लगा, समझ में आया, तो बेटा लाजमी तौर पे अपने दोस्तों से शेयर करना है, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। बेटा इस लेक्चर में मैं जितने क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ऑल आर फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, ऑल आर एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ईदर इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द नर्स फास्ट, नर्स बिजनेस स्कूल, आईबीए, लम, सीबीएम, ये सारे क्वेश्चंस वहां पे आएंगे, सारे क्वेश्चन आएंगे। आप कॉन्सेप्ट में अप्लाई कर रहे हो, एलएससी में अप्लाई कर रहे हो, आप एयर यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, यूईटी में अप्लाई कर रहे हो, ज्योमेट्री इज द क्रूशियल पार्ट। ज्योमेट्री हर जगह पे पूछी जाती है। मैरान में अप्लाई कर रहे हो, एनईडी में अप्लाई कर रहे हो, ज्योमेट्री हर जगह पे आएगी। अच्छा भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे। अगेन बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास आ रहा है, इट इज अ बिलियन डॉलर्स क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में एग्जामिनर हमसे क्या कह रहा है। देखो भाई इस क्वेश्चन में एग्जामिनर मुझसे क्या कहता है? एग्जामिनर कहता है, इफ द एरिया ऑफ ऑल द फोर सिमिलर सर्कल इज इक्वल टू 8 पाई यूनिट्स एंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इज डैश। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो नस्बिन स्कूल में बेतहाशा पूछा गया। क्या कह रहा है एग्जामिनर? देखो शेडेड रीजन के ऊपर बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है। अब कहता है, इफ द एरिया ऑफ ऑल द फोर सिमिलर सर्कल्स इज 8 पाई, देन द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज डैश। अब देखो सबसे पहले मुझे एक बात समझ में आ रही है। एग्जामिनर ने हमसे कहा है कि चारों सर्कल्स का मुझे एरिया गिवन है। ये क्या गिवन है भाई? मुझे चारों सर्कल्स का एरिया ऑफ फोर दी सर्कल्स किसके बराबर गिवन है? 8 पाई के। सही है ना? तो अगर तो देखो मैं सबसे पहले डायग्राम को समझू ना, इस डायग्राम के अंदर हो क्या रहा है? एक स्क्वायर गिवन है, उस स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल्स आ रहे हैं, नॉर्मल सी बात है। हमें एग्जामिनर ने क्या दिया है? एरिया गिवन है चारों सर्कल्स का 8 पाई के बराबर। तो अगर मुझे एक सर्कल का एरिया चाहिए, तो अगर मुझे तो एक सर्कल का पहले एरिया चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? इस 8 पाई को 4 पे डिवाइड करवा दूंगा, नॉर्मल सी बात है। तो भाई मैं क्या करवाता हूँ, ये चारों सर्कल्स का जो एरिया है उसको अगर मैं 4 पे डिवाइड करवा दूं, तो क्या बन जाएगा? 4 2 जार 8, ये आ गया 2 पाई के बराबर। यानी कि एक सर्कल का एरिया किसके बराबर होगा? एक सर्कल का एरिया बराबर होगा हमारे पास सिंपल तरीके से 2 पाई के बराबर होगा। सिंपल इज दैट। अच्छा अब मैं अगर इसको और थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझूं कि देखो एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता क्या है? बेटा ये होता है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के बराबर। तो अगर एक सर्कल का एरिया 2 पाई आर है, तो इस एरिया की जगह पे मैंने 2 पाई रखा, इक्वल टू के इस तरफ पाई आर स्क्वायर का पाई आर स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास रेडियस की वैल्यू क्या होगी? देखो स्क्वायर को अगर मैं रिमूव करना है तो अंडर रूट लेना पड़ेगा, तो अंडर रूट ले लेंगे तो क्या बन जाएगा? आर की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 के बराबर। यानी कि मेरे पास सिर्फ एक सर्कल का एरिया क्या होगा? एक सर्कल का एरिया रूट 2 के बराबर होगा। तो बेटा इसका मतलब क्या है कि मेरे पास सिंपल तरीके से एक सर्कल का रेडियस क्या आ गया? रूट 2 के बराबर आ गया। नॉर्मल सी बात है भाई। इसका मतलब क्या है? एक सर्कल का रेडियस क्या आ गया? रूट 2 के बराबर। अब जरा और से बात समझेंगे। देखो हमारे पास रेडियस क्या होता है दुनिया में? सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होता है। नॉर्मल सी बात है ना भाई। तो मैं सर्कल के सेंटर से लेके इधर कोने तक का डिस्टेंस भी रेडियस होगा। फिर सही है ना भाई? इधर भी कोने तक का डिस्टेंस रेडियस होगा, तो ये पूरा डायमीटर बन गया। सिमिलरली इस सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस होगा। ये भी क्या बन गया? रेडियस बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई स्क्वायर की जो इस तरफ की पूरी साइड है, ये जो स्क्वायर की साइड है किसके बराबर है? ये बराबर है, देखो ये जो सर्कल का कंप्लीट एक सर्कल का डायमीटर है और दूसरे सर्कल का डायमीटर है। यानी कि मेरे जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की ये वाली साइड किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ द डायमीटर के बराबर है। सेम गोस फॉर हियर। अगर आप इधर गौर से देखो, अगर आप एक नॉर्मल गौर से देखो कि भाई सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। सिमिलरली सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। पूरी चीज क्या बन गई? डायमीटर बन गई। सिमिलरली सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है? रेडियस होता है। पूरी चीज क्या बन गई? ये कंप्लीट टर्म क्या बन गई मेरे पास? कंप्लीट टर्म ये मेरे पास बन गई स्क्वायर की साइड बन गई। तो मैं क्या कह सकता हूं कि देखो स्क्वायर की जो साइड है ना, स्क्वायर की साइड ये बराबर है इन दोनों सर्कल्स के डायमीटर के। दोनों सर्कल के डायमीटर का मतलब क्या है? ट्वाइस ऑफ द डायमीटर के। तो भाई ये फॉर्मूला सबको समझ में आता है कैसे आया? कि भाई मेरे पास स्क्वायर की जो एक साइड है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल के बराबर है। और मुझे मालूम है अगर मुझे सर्कल का डायमीटर निकालना है तो कैसे निकालूंगा? सर्कल का देखो रेडियस हम निकाल चुके हैं, तो डायमीटर क्या होगा? सर्कल का डायमीटर होता है ट्वाइस ऑफ द रेडियस। यानी कि सर्कल का डायमीटर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2 रूट 2 के बराबर। तो अब देखो अगर मुझे स्क्वायर की एक साइड निकालनी है तो बेटा स्क्वायर की साइड किसके बराबर होगी? ट्वाइस ऑफ डायमीटर के।
के, 2 का 2 एज इट इज। डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई 2 रूट 2 के बराबर, सही है ना, बिल्कुल डायमीटर का फॉर्मूला होता है ना ट्वाइस ऑफ रेडियस, तो मेरे पास डायमीटर की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट 2 के बराबर आ गई। तो एक साइड की वैल्यू क्या आ गई, सर्कल की एक साइड की वैल्यू आ गई 4 अंडर रूट 2 के बराबर। तो हमें मालूम है सर्कल की चारों साइड बराबर होती हैं, तो ऑब्वियसली इस साइड की वैल्यू भी क्या होगी, 4 रूट 2 के बराबर होगी। अब आपने करना कुछ भी नहीं है, सिंपल तरीके से क्या कर लोगे बेटा, सिंपल तरीके से आप लोग निकाल लोगे एरिया ऑफ द स्क्वायर। पहले तो क्या निकाल लोगे, एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, साइड का स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू क्या आई, 4 अंडर रूट 2 आ गई, तो 4 अंडर रूट 2 को क्या निकाल लिया जाएगा, स्क्वायर निकाल लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा भाई, ये स्क्वायर दोनों टर्म्स पे आएगा, तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, रूट 2 का स्क्वायर आ गया 2 के बराबर, 16 2 32। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू आ गई 32 के बराबर। तो बेटा सिंपल तरीके से हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू निकाली 32 के बराबर। अब आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, चारों सर्कल्स चूंकि हमें क्या करवाने हैं, माइनस करवाने हैं, तो चारों सर्कल चूंकि सिमिलर है तो उनका एरिया ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 8 पाई के बराबर। तो अगर मुझे अब शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो बेटा शेडेड रीजन क्या होगा, शेडेड रीजन होगा सिंपल, अगर मैं ये कंप्लीट आउटर वाली जो फिगर है कौन सी है, स्क्वायर, इसका एरिया क्या आया 32 आया, इसमें से माइनस करवा दें किसको, ये जो इंटरनली चार सर्कल्स आ रहे हैं इनका एरिया हमें नहीं चाहिए था, इसको माइनस करवा देंगे तो क्या बन जाएगा, मेरे पास इस शेडेड रीजन की वैल्यू आ जाएगी, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, और क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन पेपर में एक और तरीके से भी पूछा जा चुका है, मैं उसको भी लिख देता हूं, अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया ना, तो देखो यही क्वेश्चन एक दफा एनबीएस और आईबीए के अंदर इस तरीके से भी आ चुका है, फास्ट के अंदर एक और तरीके से भी आ चुका है कि सेम क्वेश्चन एग्जामिनर क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ वन ऑफ ऑल द फोर सिमिलर सर्कल इज 8 पाई। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था, आपको चारों सिमिलर सर्कल्स का एरिया 8 पाई गिवन था, यहां पे एग्जामिनर कह रहा है कि भाई इन चारों में से सिर्फ एक सर्कल का अगर मैं एरिया तुम्हें दे दूं 8 पाई के बराबर, तो बताओ एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। तो अगेन मैं यहाँ पे फिगर फिगर हमें गिवन होगी, ऑब्वियसली सी बात है, तो फिगर मैंने ड्रॉ कर ली। अब देखो अब की बारी में एग्जामिनर ने चालाकी करी है, क्या चालाकी करी है, एग्जामिनर तुमसे कह रहा है कि भाई सिर्फ एक सर्कल का एरिया बराबर है 8 पाई के, कोई मसले की बात नहीं, अगेन बहुत सिंपल सी बात है। देखो हमें इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या दिया हुआ है, सिर्फ एक सर्कल का एरिया ऑफ वन सर्कल, यानी कि सिर्फ एक सर्कल का एरिया क्या गिवन है, 8 पाई के बराबर। तो अगर मुझे यहां से रेडियस निकालना है, तो मुझे मालूम है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये बराबर होता है पाई आर स्क्वायर के। तो सिंपल तरीके से 8 पाई से कंपेयर करवा दिया, तो पाई से पाई कट गया, तो आर स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, 8 के। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट लूंगा, तो भाई अंडर रूट लूंगा ताकि स्क्वायर क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 8 के बराबर। और अंडर रूट 8 को एक और तरीके से हम कैसे लिख सकते हैं भाई, रूट 8 किसके बराबर होता है, देखो रूट की वैल्यू को अगर आपको नॉर्मल वे में सिंप्लीफाई करना है, तो हमेशा क्या करते हैं, छोटी वैल्यू में ब्रेक कर दो, तो 2 4 क्या होता है 8 के बराबर। 4 चूंकि परफेक्ट नंबर है तो रूट से बाहर चला जाएगा, तो रूट 8 का एक और लिखने का तरीकेकार क्या होता है, 2 रूट 2, यानी कि आर की वैल्यू क्या आ गई, 2 रूट 2 के बराबर। तो भाई हमारे पास इस तरीके से एरिया, एक सर्कल का जो एरिया था वहां से हम लोगों ने रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब देखो भाई हमें मालूम है कि भाई ये चारों के चारों जो सर्कल्स हैं वो सिमिलर सर्कल्स एक स्क्वायर के अंदर इनक्लोज्ड हैं, तो हमें ये भी मालूम है कि भाई सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। और भाई सर्कल के सेंटर से कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो पूरी चीज क्या बन गई, डायमीटर बन गया, नॉर्मल सी बात है ना भैया। तो अगर मैं इसको तरीके से बना के शो कर दूं, तो ऐसे करके शो कर देते हैं कि भाई देखो सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है। तो यहाँ से भी सर्कल के सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, रेडियस होगा। सेम गोज फॉर दिस सर्कल के, इसके सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। इसके सेंटर से लेके कोने तक का डिस्टेंस क्या होगा, रेडियस होगा। तो भाई ये क्या बन गया, ये मेरे पास एक कंप्लीट सर्कल का डायमीटर इधर भी बन गया, एक डायमीटर इधर भी बन गया। तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई स्क्वायर का जो स्क्वायर का मेरे पास साइड आ रही है वो किसके बराबर है, नॉर्मल सी बात है, ऊपर भी मैंने समझाई थी कि देखो स्क्वायर की साइड किसके बराबर आ रही है, ये आ रही है ट्वाइस ऑफ डायमीटर की, क्योंकि देखो एक सर्कल का एक कंप्लीट डायमीटर है, ये भी एक सर्कल का कंप्लीट डायमीटर है, तो इस स्क्वायर की जो साइड आ रही है वो सर्कल के ट्वाइस ऑफ डायमीटर के बराबर है, यानी कि दोनों सर्कल का जो डायमीटर को अगर मैं ऐड करवा दूं तो स्क्वायर की साइड बन जाएगी। तो डायमीटर का अपना फॉर्मूला क्या होता है भाई, ये बराबर होता है ट्वाइस ऑफ रेडियस के। तो सिंपल तरीके से क्या बन गया, 2 2 जार 4, और आर के अंदर आर की वैल्यू डाल दो, आर की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 2 रूट 2 के बराबर आ गई। सिंप्लीफाई करवा दो इसको, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा 8 अंडर रूट 2, यानी कि स्क्वायर की एक साइड की वैल्यू क्या आ रही है, 8 रूट 2 आ रही है। सही है ना भैया। अब आपने करना क्या, आपको एरिया निकालना है। तो भाई एरिया क्या आ जाएगा मेरे पास, सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, किसके बराबर होता है, साइड के स्क्वायर के। तो साइड की वैल्यू 8 अंडर रूट 2 है, इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा। 8 का स्क्वायर क्या हो गया 64, और फिर रूट 2 का स्क्वायर 2 बचेगा, तो 64 इंटू 2 क्या हो जाएगा, देखो 8 का स्क्वायर 64 और रूट 2 का स्क्वायर 2 हो गया, तो 64 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 128 के बराबर। तो एरिया ऑफ द स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 128 के बराबर आ जाएगी। सिंपल है भैया, नॉर्मल सी बात है। अच्छा एरिया ऑफ सर्कल अब कैसे निकालेंगे, अगेन देखो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने आपसे क्या कहा है, एक सर्कल का एरिया 8 पाई के बराबर है। तो अगर मुझे चारों सर्कल्स का एरिया निकालना है, तो
एरिया ऑफ ऑल 4 सर्कल्स क्या होगा। जाहिर सी बात है, अगर एक सर्कल का एरिया 8 पाई है तो भैया इसका भी 8 पाई होगा, इसका भी 8 पाई होगा, इसका भी 8 पाई होगा। तो भाई मैं सिंपल तरीके से इन चारों सर्कल्स को फोर सर्कल्स का एरिया निकालना है ना, तो एक सर्कल के एरिया से मल्टीप्लाई करवा दिया जाएगा। तो एक सर्कल का एरिया 8 पाई था तो 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 4 8 जार क्या बन गया, 32 पाई आ गया। सिंपल तरीके से एरिया ऑफ ऑल 4 सर्कल्स भी आ गया। तो अब अगर मुझे क्या निकालना है, ये शेडेड रीजन निकालना है, तो भैया स्क्वायर का एरिया जो आया उसमें से इस एरिया को माइनस करवा दीजिए। स्क्वायर का एरिया क्या आया 128, इसके अंदर से एरिया ऑफ ऑल 4 सर्कल्स क्या आ रहा है 32 पाई, इसको माइनस करवा दोगे तो आंसर आ गया। तो देखो दोनों सेम क्वेश्चन से, मगर खाली एक लफ्ज का डिफरेंस था कि वहां पे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको चारों सर्कल्स का एरिया 8 पाई गिवन था और नीचे वाले क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ एक सर्कल का एरिया 8 पाई गिवन था। सिंपलीफाई करने पे दोनों सॉल्व हो गए। मुझे बताइए क्या मसले की बात है, क्या प्रॉब्लम की बात है। बच्चों की तरह क्वेश्चन सॉल्व कर लिया भाई। मुझे बताओ कोई मसले की बात, कोई परेशानी की बात, कोई प्रॉब्लम की बात। तो भाई क्वेश्चन अगर अच्छा लगा, भाई ये सारे के सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर्स के, आपको कुछ और करने की नीड ही नहीं है। अगर सिर्फ आपने प्लेलिस्ट के अंदर आने वाले क्वेश्चन को कवर कर लिया, बेटा मैं गारंटी देता हूं आप इजीली टॉप करके आ जाओगे आईबीएम में, एनबीएस के अंदर, नस्प के अंदर, फास्ट के अंदर, यूटी के अंदर। मैं गारंटी दे रहा हूं, सही है ना भाई। तो एटलीस्ट सबसे पहले क्लास में आने वाले क्वेश्चन को कवर किया करो, क्योंकि बेटा जो चीज आपको कोई कोचिंग सेंटर पढ़ा रहा होगा ना, या कोई पेड एप्लीकेशन पढ़ा रही होगी, मैं वो चीज फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ा रहा हूँ। कि देखो वो लोग भी क्या करेंगे, जो 1 घंटे का लेक्चर होगा या 20 मिनट की वीडियो होगी या 50 मिनट की जो क्लास होगी, उसके अंदर यही सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन पास्ट पेपर बेस्ड होते हैं। तो भाई वो सारे जब सॉल्व करवा रहे होंगे, 4 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, बाकी बोलेंगे 6 होमवर्क के तौर पे ले लो। भाई मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिए। तो पहला काम किया है, आप किसी भी किताब पे क्वेश्चन को बाद में सॉल्व करो, पहले लेक्चर में आने वाले क्वेश्चन को लाजमी तौर पर कवर अप करो। अच्छा तो बेटा अब जरा आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन को देखेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बेतहाशा आईबीए के अंदर एक क्वेश्चन आ चुका है। ये दो एमसीक्यूज हैं जिनको मैं एक साथ मिला के पढ़ा रहा हूं ताकि हम एक ही क्वेश्चन के ऊपर समझ लें। देखो एग्जामिनर क्या कह रहा है, एग्जामिनर कहता है फाइंड द इफ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ अ स्क्वायर बराबर है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर के, तो या तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट बताओ या फिर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताओ। ये दो डिफरेंट एमसीक्यूज हैं जो मैं एक साथ मिला के आपको पढ़ा रहा हूं। अब देखो फिगर देखो, मैंने आपसे क्या कहा था, हमेशा कभी भी आपके पास ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले फिगर को देखो गौर से। देखो इस फिगर की खास बात क्या है, आपको एक स्क्वायर गिवन है और उस स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल इंक्लोज्ड है, ट्राइंगल आ रहा है। और हमें पता है कि भाई ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं। तो देखो ये एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा, एक वर्टेक्स ये रहा। तो भाई देखो हमें ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस मौजूद होते हैं। तो भाई ट्राइंगल का एक वर्टेक्स क्यू भी गिवन है आपको, वर्टेक्स पी भी गिवन है, वर्टेक्स ए की वैल्यू नहीं गिवन। तो जो पहला एमसीक्यूज आ रहा है ना, उसमें एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई ट्राइंगल का जो वर्टेक्स ए है इसकी वैल्यू बताओ, कि आपको कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहले एमसीक्यूज में एग्जामिनर क्या कह रहा है कि भाई जो आपके पास ट्राइंगल का ये कोऑर्डिनेट आ रहा है ना पॉइंट ए का, इसकी वैल्यू को जरा फाइंड करके बताओ। ये एग्जामिनर कह रहा है। अब कैसे फाइंड करेंगे, क्या तरीकेकार होगा, क्या पैटर्न होगा। देखो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको ये बात साफ तौर पे क्वेश्चन में गिवन है कि आपको स्क्वायर का एरिया गिवन है। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है बेटा, स्क्वायर का एरिया। तो भाई मुझे मालूम है कि स्क्वायर का एरिया हमें गिवन है किसके बराबर, एरिया ऑफ द स्क्वायर हमें गिवन है 36 के बराबर। हमें मालूम है स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। भाई स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है साइड का स्क्वायर, है ना भाई। एरिया ऑफ स्क्वायर बराबर होता है साइड इंटू साइड के। तो साइड का स्क्वायर क्या हो गया 36 के बराबर। तो यहाँ पे अगर मैं अंडर रूट लूंगा तो एक साइड की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 6 के बराबर आ जाएगी। यानी कि मुझे जो एरिया ऑफ अ स्क्वायर गिवन था, इससे मैंने स्क्वायर की एक साइड की लेंथ निकाल ली। यानी कि मेरे पास एक स्क्वायर की साइड की वैल्यू आ गई 6 के बराबर। अब हमें ये बात मालूम है स्क्वायर में चूंकि तमाम साइड बराबर होती हैं, तो अगर ये साइड 6 के बराबर है, ये भी 6 के बराबर होगी, ये वाली कंप्लीट भी 6 के बराबर होगी, ये भी 6 के बराबर होगी। तो हमने सबसे पहले तो काम कर लिया। अब जरा गौर से देखो भाई, बहुत ही मजे का क्वेश्चन है। आपसे एग्जामिनर क्या कह रहे हैं, इस वर्टेक्स ए की वैल्यू बताओ। अब हम कैसे निकालेंगे, देखो अगर आप गौर से देखो, आपके पास जो वर्टेक्स क्यू आ रहा है ये कहां पे लाई कर रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, आपको इसका पॉइंट भी गिवन है 2,5। तो देखो दुनिया में कोई भी जो कोऑर्डिनेट होता है एक्स कॉमा वाई को रिप्रेजेंट करता है। एक्स का मतलब अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस, वाई का मतलब अलोंग द वाई एक्सिस डिस्टेंस। तो भाई इस पॉइंट का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि देखो वाई के ऊपर ये 5 पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे 5 लाई कर रहा है, और एक्स एक्सिस के ऊपर ये कहां पे पॉइंट लाई कर रहा है 2 के ऊपर। ये बात समझ में आती है, बिल्कुल आती है सर। तो भाई देखो अगर मुझे इस पॉइंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो गौर से देखो कि भाई यहां से ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है, क्योंकि ये पॉइंट भी यहां पे लाई कर रहा है ना, कहां कहां तक का है 2 का है। तो अगर मुझे इस पॉइंट ए तक की वैल्यू निकालनी है, तो नॉर्मल सी बात है ना कि देखो ओरिजिन से लेके यहां तक का डिस्टेंस अगर 2 है, तो मुझे मालूम है स्क्वायर का जो कंप्लीट लेंथ आ रही है एक साइड की, स्क्वायर की साइड की, वो 6 है। तो हमारे पास जो पॉइंट ए आ रहा है, ये दूसरे ये साइड के कोने के ऊपर आ रहा है ना, ये जो पॉइंट ए आ रहा है, ये स्क्वायर की साइड के कोने पे लाई कर रहा है। तो भाई कहने को इन अदर वर्ड्स में क्या कह सकता हूँ कि मेरे ट्राइंगल का जो वर्टेक्स आ रहा है, ये स्क्वायर की इस वाली साइड के ऊपर ही लाई कर रहा है, इसके कोने के ऊपर लाई कर रहा है, इस स्क्वायर के वर्टेक्स पे लाई कर रहा है। तो भाई अगर मेरे पास
ये वाला पॉइंट यानी कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 2 के बराबर है, तो भाई अगर मैं इसके अंदर इस साइड का डिस्टेंस ऐड कर दूंगा तो मेरे पास अल्टीमेटली यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस आ जाएगा, जो कि दर हकीकत क्या होगा, जो कि मेरे पास 6 में 2 का इजाफा करूंगा तो 8 के बराबर होगा। यानी कि पॉइंट ए एक्स के ऊपर कितना एग्जिस्ट कर रहा है, 8 के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है, 8 यूनिट्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अब सिमिलरली अगर मुझे इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए किसकी, अगर हमें इसी तरीके से वैल्यू फाइंड करनी पड़ जाए, अब वाई एक्सिस के ऊपर ये पॉइंट ए कहां लाई कर रहा है, तो कैसे निकालेंगे। अगेन बेटा बहुत सिंपल चीज है, कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब देखो हमारे पास साफ तौर पे हमें देख रहा है कि यार देखो हमारी ऊंचाई जो होगी पूरे स्क्वायर की एक सिमिलर पैटर्न के ऊपर ही ऊंचाई आ रही है। सबसे हाईएस्ट पॉइंट कहां पर है, पॉइंट पी के ऊपर है। तो देखो पॉइंट पी के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू क्या है, पॉइंट पी के ऊपर वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है 9 के बराबर। तो इसका मतलब क्या हो गया कि देखो पॉइंट पी के ऊपर जो मेरी वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही है किसके बराबर आ रही है, 9 के बराबर आ रही है। तो भैया अब जरा गौर से बात समझो, अगर आप गौर से बात समझो तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो 9 मेरे पास आ रहा है ये कहां से लेके कहां तक का डिस्टेंस होगा। भाई जाहिर सी बात है ये इस पॉइंट के ऊपर x y की वैल्यू क्या है, 8 9। तो जो सेकंड वाली वैल्यू है y की वैल्यू है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो 9 का डिस्टेंस है ये फ्रॉम दी x एक्सिस जो ऊपर की जानिब डिस्टेंस है वो वाला डिस्टेंस है ना, कि भाई देखो ये नीचे ओरिजिन से लेके यहां तक का पॉइंट तक की जो y एक्सिस की हाइट आ रही है कंप्लीटली उसको शो कर रहा है। अब मुझे मालूम है स्क्वायर की अपनी हाइट क्या है, स्क्वायर की अपनी साइड की वैल्यू क्या है, 6 के बराबर। तो अगर मैं 9 में से 6 निकाल दूं तो अल्टीमेटली मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, सर बिल्कुल आ जाएगा। कैसे कि देखो अगर मेरे पास यहां से लेके एक्स एक्सिस से लेके स्क्वायर की जो टॉप मोस्ट जगह है वहां तक का डिस्टेंस अगर 9 के बराबर है, तो अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर के डिस्टेंस को स्क्वायर की लेंथ को माइनस करवा देता हूँ 9 में से 6 निकाल के, तो मेरे पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो हमें यहाँ पे यही डिस्टेंस तो चाहिए अलॉन्ग दी वाई के ऊपर। तो 9 में से 6 निकालूंगा किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। यानी कि मेरे पास कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कोऑर्डिनेट की वैल्यू आ गई सिंपल 8 3 के बराबर। तो भाई इस तरीके से हमारे पास सिंपल तरीके से ए वर्टेक्स की वैल्यू आ गई, ए वर्टेक्स की वैल्यू क्या आ गई, 8 3 के बराबर। तो अब देखो हमसे एग्जामिनर ने यही मांगा पता ना कि आपको भाई वर्टेक्स ए की वैल्यू निकालनी है कि वर्टेक्स ए का कोऑर्डिनेट किया, तो हमने फाइंड कर ली 8 3 के बराबर आ रही है, बच्चों वाली चीज हो गई। अब बताओ भाई इस चीज में किसी बच्चे को मसले की बात। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर लेट्स सपोज इसी क्वेश्चन पे आपसे कह रहे हैं एरिया ऑफ अ ट्रायंगल बताओ। तो ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आया है, इस तरह की स्टेटमेंट आपको दी हुई थी, एग्जामिनर ने एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछा हुआ है, या आपको सिंपल ट्रायंगल दे दिया जाएगा और आपसे एग्जामिनर एरिया ऑफ अ ट्रायंगल पूछ रहा है। तो भाई देखो हमारे पास वर्टेक्स ए की वैल्यू क्या आई थी, वर्टेक्स ए की वैल्यू हमने फाइंड करी 8 3 आई। फिर हमारे पास क्या आया, P की वैल्यू किसके बराबर आ गई 8 9 के बराबर, और Q की वैल्यू किसके बराबर आ गई, Q की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 2 5 के बराबर। अब देखो आपसे एग्जामिनर कह रहा है एरिया ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेटा कभी भी अगर हमारे पास किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर तीनों वर्टिसेस की वैल्यूज दे दी जाए और हमें क्या निकालना हो, हमें उस ट्राइंगल का एरिया निकालना हो, तो कैसे निकालते हैं भाई, उसके लिए फॉर्मूला होता है सिंपल तरीके से, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर तीनों वर्टिसेस गिवन होते हैं। आई विल नॉट बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन विद दिस फॉर्मूला, मैं आपको शॉर्टकट के ऊपर सॉल्व करवाऊंगा जिसको आप विद इन सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मगर मैं पहले सिर्फ ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ कि भाई एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का नॉर्मली फॉर्मूला क्या होता है, अगर मुझे तीनों वर्टिसेस गिवन में बराबर होता है हाफ का हाफ, आगे डिटर्मिनेंट इनटू x1 y1 1, आगे x2 y2 1, आगे x3 y3 1, है ना भाई, ये फॉर्मूला होता है। अक्सर फॉर्मूला भी एग्जामिनर पेपर से पूछ ले तो आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज अगर आपको कभी भी एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है ना, एंड इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम हाशिम ज़िया, तो ऑब्वियसली आई विल बी टेलिंग यू अ शॉर्टकट। तो भाई शॉर्टकट क्या होता है, देखो सिंपल तरीके से आपको ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन है, सबसे पहले नंबर के ऊपर पहला वाला वर्टेक्स लिख दो। अच्छा यहाँ पे हाफ का हाफ बाय रिलेटिव मौजूद है, सबसे पहले नंबर के ऊपर क्या कर दो, पहला वाला वर्टेक्स लिख दो, लिख दिया। फिर दूसरा वाला वर्टेक्स लिख दो, सर लिख दिया। फिर तीसरा वाला वर्टेक्स लिख दो, लिख दिया। फिर जो भी पहला वाला वर्टेक्स उसको कॉपी डाउन कर दो वापस से, जो भी पहला वाला वर्टेक्स था उसको कॉपी डाउन कर दो। सर कर दिया, कितना मजे का काम लग रहा है ये तो। अब क्या काम करना है, अब देखो हम सबसे पहले ये वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये वाली टर्म्स। तो भाई 8 9 क्या हो जाएगा, आप सबको मालूम है हमारे पास कभी भी दुनिया के अंदर 8 × 9 क्या होता है, 72 होता है। तो 8 9 क्या हो गया, 72 हो गया। फिर प्लस का साइन। 5 8 क्या होता है, हमें मालूम है भाई 5 8 किसके बराबर होता है, 40 के बराबर होता है। फिर 3 2 क्या हो जाएगा, 6 का 6, है ना, ब्रैकेट में बंद कर दो। पहले मैंने प्राइमरी अपने डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवा दिया, अब माइनस का साइन फॉर्मूले का, और अब ये सेकेंडरी डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। 8 3 क्या होता है भाई, 8 3 बराबर होता है 24 के, प्लस का साइन। 2 9 क्या होता है, 2 9 होता है 18 के बराबर, प्लस का साइन। 8 5 क्या होता है, 8 5 अगेन 40 होता है, सही है ना भाई। और नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या था, हाफ का हाफ एज इट इज। अब आप इसको बैठ के सिंप्लीफाई करवा दो तो क्या बन गया, हाफ का हाफ एज इट इज। 72 में 6 का इजाफा करूंगा तो ऑब्वियसली 78 बन जाएगा, और हमें ये बात मालूम है 78 में अगर 40 करूंगा तो साथ में 4 में करूंगा तो साथ में 4 11, और 118, जाहिर सी बात है क्या बन जाएगा 118, माइनस का साइन
और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, ये मेरे पास हो गया 40 के अंदर 2 अगर मैं इजाफा करता हूँ 50 64 है ना भाई। 40 के अंदर 24 क्या बन जाएगा, ये हो गया मेरे पास 64, और 64 के अंदर 18 का इजाफा करेंगे तो ऑब्वियसली बन रहा होगा 70 80 82। क्या बन जाएगा, 82 बन जाएगा, सही है ना भैया। तो 118 में से अगर आप 82 को माइनस करवा दो तो क्या आ जाएगा भाई, 118 में से अगर मैं सिंपल तरीके से 82 को माइनस करवाऊं तो बेटा 8 में से 2 गया 6 आएगा। 11 में से अगर 8 को निकालोगे तो जाहिर सी बात है क्या आएगा, 3 आ जाएगा, तो 26 आ जाएगा। तो क्या आंसर आ गया, 26 डिवाइडेड बाई 2। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, 2 2 6। तो यानी कि मेरे पास एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 13 के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मुझे बताइए उस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है। अगर आपको लगता है कि भाई ये डिटरमिनेंट वाला मेथड आसान है, आप इस पे भी सॉल्व कर सकते हो, बट ये लंबा मेथड होता है भाई। नॉर्मली ए लेवल्स के जो बच्चे होते हैं ना, उनको तो डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होता, वो ए लेवल्स के अंदर मैट्रिक्स को पढ़ के इतना सच नहीं आए हुए होते, तो उनके लिए शॉर्टकट बड़ी हेल्पफुल होता है। सिमिलरली जो सिंध बोर्ड के बच्चे होते हैं वो भी भाई डिटरमिनेंट से जान छुड़ा रहे होते हैं 3/3 के, तो आपके लिए भी शॉर्टकट बड़ी आसान सी है कि देखो बहुत मजे का कॉन्सेप्ट है। और अगर आप मुझसे आपने मेरे लेक्चर्स लिए हुए हैं तो मैंने अपने लेक्चर्स में शॉर्टकट सारी बताई भी होती है। क्लियर है भाई यहाँ पे बात, कोई मसले की बात किसी बच्चे को। तो भाई आज की क्लास इसी क्वेश्चन के ऊपर एंड करेंगे, उस उम्मीद के साथ कि आप जहां हैं जैसे हैं खैरियत से होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं और एरिया ऑफ द शेडेड रीजन के प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ, पैरामीटर्स के प्रॉब्लम्स लेकर आ रहा हूँ, एरिया के टिपिकली क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ, आईबीए के मोस्ट पास्ट पेपर से क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। यहीं पे इस लेक्चर को एंड करूंगा। लेक्चर को लाजमी तौर पे पूरा भी लेना है, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, और लेक्चर का लिंक अपने दोस्तों के साथ, अपने कॉलेज के, अपने कोचिंग के, अपने जानने वालों ग्रुप में लाजमी शेयर करना है। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम दिया साइनिंग ऑफ।